हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द राइज एंड द फॉल ऑफ मंगोल एम्पायर। मंगोलियन साम्राज्य, जिसे आप चंगेज खान के साम्राज्य के रूप में जानते होंगे, और चंगेज खान को आप इस तरह से जानते होंगे कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर शासक था, जिसने दुनिया के कई बड़े साम्राज्यों को नेस्तनाबूद कर दिया और बड़े बड़े शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्लंडर कर दिया और कई लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली। अब इस व्यक्ति के बारे में ये क्रूरता के कई वाक्याज जो हैं वो तो फेमस हैं, लेकिन उसकी कई चीज़ों की वजह से उसकी तारीफ भी की जा सकती है। जैसे कि उसने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्टेब्लिश किया, किस तरीके से उसने एडमिनिस्ट्रेशन किया इतने बड़े साम्राज्य का, किस तरीके से उसने मंगोलियन साम्राज्य, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिजियस साम्राज्य बना, उसकी नींव रखी, उसको विस्तारित किया। और उसके अलावा उसकी रिलीजियस पॉलिसी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा उदारवादी था, टॉलरेंट था, और मेरिट के आधार पे लोगों को अपॉइंट करता था अपनी सेना में भी और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी। तो ऐसे कई रीजन्स हैं जिसकी वजह से चंगेज खान की तारीफ भी होती है, और कई ऐसे रीजन्स भी हैं जिसकी वजह से चंगेज खान की क्रूरता का एनालिसिस किया जाता है, और उस व्यक्ति के लिए ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था और बहुत ज़्यादा क्रूर था। उसके साम्राज्य का हम यहाँ पे विवरण पढ़ेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिजियस एम्पायर था, इसका इतिहास क्या है, इसका राइज कैसे हुआ, इसका एक्सपांशन कैसे हुआ और उसके बाद इसका फॉल कैसे हुआ। सबसे पहले तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब हम मंगोलियन साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो आज के समय मंगोलिया नाम का जो देश है वो यहाँ पे आपको नजर आता है। यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, चाइना और रशिया के बीच में आपको ये नजर आता है। लेकिन ये एक समय पे इतना बड़ा साम्राज्य था जिसको अगर आज के समय आप डिविजिबल करें, डिवाइड करें, तो कई सारे दुनिया के देश बन जाएंगे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिजियस एम्पायर था। कॉन्टिजियस एम्पायर होने का मतलब क्या होता है? यानी कि संयुक्त राज्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे आपको कोई भी बीच में ऐसा नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई बीच में कोई साम्राज्य आ गया और उसके बाद बीच में तो ये साम्राज्य आ गया और इधर फिर से मंगोलियन साम्राज्य स्टैब्लिश हो गया। ऐसा नहीं था, ये पूरी सीमाएं इसकी आपस में जुड़ी हुई थी। अगर इतिहास में देखें कि सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो वो आप जानते होंगे कि ब्रिटिश एम्पायर था 18th 19th सेंचुरी के अंदर। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य तो था, लेकिन वो अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा अमेरिकी महाद्वीप में भी था, कुछ हिस्सा उसका अफ्रीका में था, कुछ एशिया में था, कुछ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे था और यूरोप में तो था ही। तो इस तरह से वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन ये जो मंगोलियन एम्पायर है ये कॉन्टिजियस था, ये आपस में जुड़ा हुआ था। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और ये इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनता है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आज के समय मंगोलियन एम्पायर की, तो उसमें दुनिया भर के कई सारे देश समाहित हो जाएंगे। जैसे मंगोलिया तो था ही, चाइना का बहुत सारा हिस्सा था, लगभग पूरा ही हिस्सा चाइना का मंगोलियन एम्पायर में आता था। कुछ रशिया का पार्ट था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान का बहुत सारा हिस्सा, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान। ऑब्वियसली पहले के समय पाकिस्तान तो था ही नहीं, लेकिन आज का जो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है वो उनके पास था। उसके अलावा ईरान का ज़्यादातर हिस्सा, इराक का बहुत सारा हिस्सा, और जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की का बहुत सारा हिस्सा, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे देशों के बहुत सारे बड़े भाग जो हैं वो मंगोलियन साम्राज्य के हिस्सा हुआ करते थे 13th एंड 14th सेंचुरी में, जब ये अपनी पीक पे था। तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिजियस एम्पायर, इसकी स्थापना किसने करी थी? चंगेज खान ने। तो मंगोलिया, आज का मंगोलिया, ईस्टर्न यूरोप तक फैलने वाला ये साम्राज्य, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का भी कुछ हिस्सा इसके पास था। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, अफगानिस्तान का हिस्सा, उसके अलावा लेवांट वाला हिस्सा, लेवांट यानी आज के समय का पैलेस्टाइन या इजराइल आप कह लीजिए, वो हिस्सा भी इनके कंट्रोल में था। इसकी शुरुआत होती है नोमैडिक ट्राइब्स जो थी मंगोलिया की, मंगोल ट्राइब्स जिनको कहा जाता था, उनको जब कंसोलिडेट किया था चंगेज खान ने अपनी लीडरशिप में, उसके बाद 1206 में चंगेज खान ने उनको कंसोलिडेट किया था। और उसके बाद रैपिडली इसका एक्सपांशन हुआ चंगेज खान की लीडरशिप में भी 1227 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और उसके बाद उसके डिसेंडेंट्स के द्वारा भी इसे एक्सपेंड किया गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज के समय दुनिया भर के ये सारे देश जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनके अलग अलग आपको फ्लैग नजर आते हैं, इसमें ये चाइना हो गया, इसमें ये आपका रशिया हो गया, इसमें आपको ईरान नजर आएगा, भारत का आपको मैप इसमें नजर आएगा। आज का जो इंडिया है वो उसके ऊपर पूरी तरह से इन्वेजन उसने किया नहीं था,
चाहे चंगेज़ खान की बात कर लें, चाहे चंगेज़ खान के वंशजों की बात कर लें, लेकिन कुछ पार्ट जो है आज का, अगर पूरा इंडिया अगर आप देखें या अखंड भारत की अगर आप बात करें, तो उसका कुछ हिस्सा इनके कंट्रोल में था, ये कह सकते हैं, और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा इनके कंट्रोल में था। भारत के ऊपर मंगोल्स ने कभी इन्वेजन क्यों नहीं किया, उसकी भी हम बात करेंगे, काफ़ी बाद में बात करेंगे, काफ़ी सारी स्लाइड्स इसके बीच में आ जाएंगी, तो उसकी हम बात करेंगे आगे। अगर बात करें चंगेज़ खान की बायोग्राफी की, तो चंगेज़ खान की बायोग्राफी को मैं सेपरेटली कवर कर चुका हूं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप चंगेज़ खान के नाम के साथ सक्सेस प्लस एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये साम्राज्य जो है किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ और किस तरह से इसका विस्तार हुआ, वो इस जीएफ्स में फाइल में आप देख सकते हैं। इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि 1206 में चंगेज़ खान ने सब ट्राइब्स को इकट्ठा किया, मंगोलियन ट्राइब्स को। उसके बाद धीरे धीरे इसका एक्सपांशन हुआ। 1227 तक चंगेज़ खान खुद जीवित था, तो उसकी लीडरशिप में साम्राज्य विस्तारित हुआ। ये देखिए 1227 में। उसके बाद 1259, 1279, 1294 में इसका 4 भागों में डिवीजन हो गया था, और कैसे कैसे ये साम्राज्य विस्तृत हुआ और उसके बाद किस तरह से इसका फॉल होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉल की अगर हम बात करें तो लगभग 1259 में, 1259 में मोंगे खान नाम का एक व्यक्ति जो चंगेज़ खान का वंशज था, उसकी जब मृत्यु होती है, वो ग्रेट खान्स की लिस्ट में आखिरी ग्रेट खान माना जाता है, और उसकी जब मृत्यु होती है उसके बाद साम्राज्य का विभाजन हो जाता है 4 खानेट्स में। खानेट्स यानी जिनको खान रूल कर रहे हैं, और खान, ध्यान रखिएगा कि हर एक खान मुस्लिम नहीं होता है। जैसे चंगेज़ खान के नाम के साथ खान तो लगता है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे, वो टेंगरी रिलीजन को फॉलो करते थे। टेंगरिज्म रिलीजन को मैं सेपरेटली पढ़ा भी चुका हूं, आगे मैं आपकी उससे थोड़ी सी रूबरू भी उससे आपको कराऊंगा कि किस तरीके का रिलीजन था। इस वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे और सेपरेटली भी कवर कर चुके हैं। तो ये 4 खानेट्स कौन कौन सी थी, मैप में आप देख लीजिए। चागताई खानेट, चागताई नाम का बेटा था चंगेज़ खान का, तो चागताई के नाम पे चागताई खानेट उसके वंशजों के द्वारा चलाया गया। और ग्रेट खान या युआन डायनेस्टी जो है वो इस क्षेत्र में चलती थी, जो कि चाइना और मंगोलिया का जो ओरिजिनल रीजन था, जहां से शुरुआत हुई थी इन खानेट्स की, या कहें मंगोलियन साम्राज्य की, और जिसकी राजधानी भी काराकोरम थी। यहाँ पे ये ओरिजिनल राजधानी रही थी काराकोरम, बाद में यहाँ पे बीजिंग भी इसको बना लिया गया था। बीजिंग तो बाद में नाम पड़ा, पहले इसका अलग नाम हुआ करता था। तो काराकोरम राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ पे जो खानेट रही उसे खानेट ऑफ ग्रेट खान्स या युआन डायनेस्टी कहा जाता है। उसके अलावा खानेट्स ऑफ गोल्डन हॉर्ड्स इस साइड थी, और इका खानेट्स जो है, इल खानेट्स जो है वो इस पर्शिया वाले क्षेत्र में रूल करती थी। तो इन 4 खानेट्स में ये डिवीजन इसका हो गया। बाद में कई सारी इंटरनल स्ट्राइफ्स हुई, सक्सेशन वॉर हुए कि कौन रूल करेगा, आगे वाला रूलर कौन बनेगा। कुछ एक्सटर्नल वॉरफेयर्स भी हुए, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हुए, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये खानेट्स जो हैं वो भी डिसइंटीग्रेट हो गई, और मिड 14th सेंचुरी आते आते युआन डायनेस्टी जो है उसकी भी हार हो गई, उसका भी एंड हो गया, और 15th सेंचुरी एंड होते होते ये गोल्डन हॉर्ड वाली डायनेस्टी है, इसका भी दमन हो गया, और ये जो ग्रेट माइटी मंगोल एम्पायर था इसका अंत हो गया, इसका फॉल हो गया। इसकी एकदम धीरे धीरे हम टाइमलाइन पढ़ेंगे कैसे कैसे इसका राइज हुआ, ये तो हमने ओवरव्यू देखा है। अगर नाम की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको मंगोल एम्पायर नाम दिया, या मंगोलियन एम्पायर से नाम दिया, लेकिन ये जो खुद थे मंगोलियंस लोग थे, ये मंगोलियन लैंग्वेज में इसे क्या बोलते थे, ये के मोंगेल यूलिस या कोर यूलिस यूलिस टर्किश भाषा में ये कहा जाता था, जिसका मतलब होता है ग्रेट मंगोल्स या ग्रेट मंगोल नेशन। ग्रेट मंगोल नेशन इसका नाम था इनकी भाषा में। कई जगह ये नाम भी कहा जाता है कि इसका पूरा नाम था डाई ओन येहे मंगोलस उलिस, यानी इसका भी ट्रांसलेशन लगभग यही होता है कि ग्रेट मंगोल नेशन। ठीक है, क्योंकि हमें मंगोलियन नहीं आती, मुझे तो नहीं आती, इसलिए मैं सही से प्रोनाउंस भी इसको नहीं कर पाता हूं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इस राज्य की, इस साम्राज्य की स्थापना होने से पहले यहां पे स्थिति कैसी थी, प्री एम्पायर हिस्ट्री कैसी थी, तो इससे पहले का आप मैप देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे एक लायो डायनेस्टी है, यहाँ पे कुछ अलग अलग जगहों पे देखिए कुछ ट्राइब्स नजर आ रही हैं, अलग अलग ट्राइब्स नजर आ रही हैं, और ये अपने अपने किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम्स चला रहे हैं। कबीले के सरदार कहा जाता है ना, कबीले के सरदार, तो अलग अलग कबीले थे, अलग अलग ट्राइब्स थी, उनके उनके लीडर हुआ करते थे, अलग अलग लीडर्स हुआ करते थे, जिनको संयुक्त रूप में मंगोलियन ट्राइब्स कहा जाता था। मंगोल कल्चर, ट्रेडिशन, एथनिसिटी या लैंग्वेज, ये सब चीजें ये बोला भी करते थे। इनके आसपास के छोटे छोटे किंगडम्स भी देखिए आप, वेस्टर्न जिया, सोंग डायनेस्टी, इनका नाम आएगा बार बार जिनका नाम आएगा वो ध्यान रखिएगा कि इनको किस तरह से इन्होंने कंसोलिडेट किया, कैसे जीता, तो उसमें आपको ये चीजें कवर होंगी। तो
ये 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच का मैप है मंगोलिया के आसपास के क्षेत्र का। तो खैतान लाइड लियो डायनेस्टी जो है वो 10th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई थी। 10th सेंचुरी के आसपास के समय में नॉर्थ चाइना और मंगोलिया और मंचूरिया वाला जो क्षेत्र है वो किसके द्वारा लीड किया जाता था? लियोस डायनेस्टी के द्वारा, लियो डायनेस्टी या खैतान लेड लियो डायनेस्टी। 1125 में एक और नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम है जिन डायनेस्टी, और इनको जोरचेन लोग जो हैं वो स्टैब्लिश करते हैं। जोरचेन जो हैं वो लियो डायनेस्टी को यहां से खदेड़ देते हैं, हटा देते हैं, और जीरा डायनेस्टी या जिन डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट होती है, उसकी स्थापना होती है। ये जिन डायनेस्टी है जिनको जोरचेन डायनेस्टी या जिन डायनेस्टी कहा जाता है। इस क्षेत्र में ये फैली हुई थी। उसके बाद फिर से आप मैप में ध्यान रखिएगा, सोंग डायनेस्टी का भी बार बार जिक्र होगा, डाली किंगडम का भी जिक्र होगा, तिब्बतियन किंगडम्स का भी नाम आएगा बीच में, और ये जो मंगोल्स हैं, तातर्स हैं, इनका नाम भी आएगा, क्योंकि इन सभी को जीता है आने वाले समय में किसने? इन मंगोलियंस ने, इन मंगोल्स ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो उसके बाद 1130 आते आते जिन डायनेस्टी के रूलर्स, जिनको गोल्डन किंग्स कहा जाता था, इन्होंने क्या किया कि खामाड मंगोल कन्फ्रंटेशन, एक कन्फ्रंटेशन हुआ करती थी, बेसिकली अलग अलग मंगोल ट्राइब्स की कन्फ्रंटेशन हुआ करती थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। उनका एक रूलर था, अलग अलग रूलर थे, जिनमें एक चीफ था जिसका नाम था खाबुन खान। काबुल खान को जो है हरा दिया इन गोल्डन किंग्स ने। अब ये काबुल खान जो है ये ग्रेट ग्रैंडफादर था चंगेज खान का। ध्यान रखिएगा, चंगेज खान के ग्रेट ग्रैंडफादर को किसने हराया है? जिन डायनेस्टीज के रूलर्स ने हराया है। उसके बाद आगे चल के ये जो मंगोलियन प्लेट्यू का आसपास का क्षेत्र है, ये 5 पावरफुल ट्राइबल कन्फ्रंटेशंस के द्वारा रूल किया जाता था। इसमें थे केराइट्स, खामन मंगोल्स, नैमान, मेरगिड्स और टाटर। ये सारे इसके अंदर आते थे। अब जिन एम्परर जो होते थे, जिन डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनको ये लगता था कि ये सब लोग हम पे हमला ना कर दें, इसलिए हम डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। डिवाइड एंड रूल की बस स्ट्रेटजी को अपना के इनको आपस में लड़वाते रहेंगे, इन मंगोलियन ट्राइब्स को आपस में लड़वाते रहेंगे, जिसकी वजह से ये कभी हमारी टेरिटरी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने पॉलिसी अपनाई, लेकिन ये पॉलिसी फेल हो गई जब क्या हुआ कि काबुल के जो सक्सेसर थे अंबाघाई खान, उनको बिट्रे करके टाटर्स ने एक सक्सेशन में कुछ ना कुछ अड़चन करी। बेसिकली कुछ इन ट्राइबल्स के बीच में जब अगला सक्सेसर जो भी होगा उसको लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा था, और मंगोल्स के अंदर एक रूल हुआ करता था बेसिकली कि जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा उसे सक्सेशन के ऊपर बिठाया जाएगा, कि अगला शासक कौन होगा? जो योग्य होगा। सबसे बड़ा बेटा राजा का राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वो बनेगा। तो इस तरह से चीजें थी, और उसमें जोरचेन या ये जिन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनका भी हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से मंगोल्स जो हैं वो उससे नाराज हो गए। ये जो बाकी पावरफुल ट्राइबल कन्फ्रंटेशंस थी ये नाराज हो गई। इन्होंने क्या किया? जोरचेन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया 1143 के आसपास, यानी जिन डायनेस्टी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जिन डायनेस्टी के रूलर्स ने अपनी पॉलिसी को, जो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसको चेंज किया और एक पीस एग्रीमेंट कर लिया मंगोल्स के साथ 1147 में। उसके बाद भी इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, टाटर्स के बीच में, मंगोल्स की बाकी ट्राइब्स के बीच में, जिसकी वजह से आगे चल के मंगोल्स और जिन प्लस टाटर की आर्मी के बीच में लड़ाई हुई। 1161 में टाटर और जिन एम्पायर की आर्मी ने बाकी मंगोलियन ट्राइब्स को हरा दिया। ठीक है, यहां पे मंगोलियन ट्राइब्स हार रही हैं, लेकिन उसके बाद चीजें बदलेंगी। अब बदलेंगी क्यों? यहाँ पे एक बड़ी चीज ये भी देखिए कि मंगोल एम्पायर का 13th सेंचुरी और उस समय के आसपास में ये जो क्षेत्र था ये काफी ठंडा रहता था। हिमालयन माउंटेन के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ पे डेजर्ट भी है तो डेजर्ट में भी सर्दियाँ पड़ती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ का जिस तरीके का हैबिटेंट है वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आके युद्ध आसानी से लड़ नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल रशिया को जब आप इतिहास में पढ़ते हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ें चाहे मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ें, तो रशिया के ऊपर जिसने आक्रमण किया वो हार का सामना उसे करना पड़ा, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं फ्रेंच लीडर कौन था, ताकतवर फ्रेंच लीडर, नाम भूल रहा हूं मैं, उसने भी जब अटैक किया तो वो भी हारा, जिसने लगभग पूरे यूरोप को हराया था तो वो व्यक्ति भी हारा। तो रशिया को जैसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था वहाँ की हार्श विंटर कंडीशंस की वजह से, उसी तरह से मंगोलिया के ऊपर अटैक करना मुश्किल था, लेकिन मंगोलियंस उस
हैबिटेंट के, उस इन्वायरमेंट के काफ़ी जो है यूज टू थे, जिसकी वजह से वो वॉरफेयर में काफ़ी मजबूत भी रहे। यहाँ पे कई सारे वॉर हॉर्सेस भी थे, उनका भी उनके पास इस्तेमाल करने के लिए एक एक्सेस था कि वो वॉर हॉर्सेस को इस्तेमाल कर सकते थे, जिसकी वजह से उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ मजबूत हो रही थी। तो ये प्री हिस्ट्रिक टाइम था, प्री एम्पायर टाइम था। अगर मंगोल एम्पायर की बात करें तो यहाँ पे जिन डायनेस्टी काफ़ी पावरफुल थी, जिन डायनेस्टी इनको हरा रही थी। यहाँ पे ये टाटर्स भी यहीं पे थे लगभग, टाटर्स जिनको सपोर्ट कर रही थी जिन डायनेस्टी, और बाकी मंगोल्स को ये बार बार हरा रहे थे। टाटर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, यहाँ पे भी उनका प्रभाव था। तो ये कई सारी ट्राइब्स थी। तो इन ट्राइब्स के बीच में आपस में भी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, रिसोर्सेज के कंट्रोल को लेकर, क्षेत्र के कंट्रोल को लेकर पावर स्ट्रगल चलते रहते थे। और ये दूसरे साम्राज्यों के साथ भी रेड डालते थे, उनके साथ भी लड़ाइयाँ उनकी चलती थी। यहाँ पे यूगर खानेट्स भी नजर आएंगी, यहाँ पे जीजिया भी नजर आएगा, सोंग डायनेस्टी भी नजर आएगी, डाली किंगडम भी नजर आएगा, यहाँ पे ख्वारिज़मी नजर आएगा। ये सभी किंगडम्स को आप ध्यान रखिएगा। खारा खैताई खागनेट्स भी नजर आएंगे। इन सभी के ऊपर धीरे धीरे आने वाले समय में अटैक किया है मंगोल्स ने। किपचाक खानेट्स भी नजर आएंगे। तो इनके ऊपर जब जब अटैक किया, जॉर्जिया, अजरबैजान, इन क्षेत्रों के ऊपर, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब्बासिड किंगडम तक, यहां तक इनका साम्राज्य रहा है, क्योंकि तो यहां तक जितने लोग आते हैं उन सभी को ध्यान रखिएगा कि इन सभी के ऊपर कभी ना कभी इनका अटैक हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब जब मैं नाम लूं इनका, तो आपको ज्योग्राफी इनकी ध्यान रहे कि कौन से क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि मैं मैप बार बार इस्तेमाल करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं चंगेज खान के राइज की। चंगेज खान को सेपरेटली मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी उसकी स्टोरी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। चंगेज खान के बचपन का नाम था तेमुजिन। तेमुजिन नाम से उसका जन्म होता है। चंगेज खान तो उसने बाद में नाम रखा था, अपना टाइटल दिया था। चंगेज खान तो एक टाइटल है, नाम क्या था? तेमुजिन। चंगेज खान का मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर। तो वो टाइटल उसने खुद ग्रहण किया था। कैसे ग्रहण किया था उसकी अब बात करेंगे, उसके राइज की बात करेंगे। तो तेमुजिन जो है, ये एक मंगोल चीफ का बेटा होता है। गरीब नॉर्मल परिवार से होता है, लेकिन इसके पिता और इसके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं, वो एक जो है मंगोलियन ट्राइब के लीडर होते हैं। जब वो कम उम्र का था, तब से ही उसके बारे में कई सारी भविष्यवाणियां हो गई थी कि बहुत बड़ा रूलर बनेगा। उसके हाथ में एक ब्लड क्लॉट था, क्लॉटिंग थी, उसकी वजह से उसके ऊपर कई सारी भविष्यवाणियां वगैरह हुई। कई सारे लीजेंड्स आपको मंगोलिया में नजर आएंगे कि भाई ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हुई थी। वो भविष्यवाणियां हुई थी या नहीं थी, या कहानियां हैं, लेकिन ये तो तय है कि चंगेज खान आगे चल के बहुत बड़ा रूलर बना, बहुत ताकतवर रूलर बना। तो उसने क्या है, सबसे पहले खेराइट जो ट्राइब थी, जो मैं 5 आपको पावरफुल ग्रुप भी बता चुका हूं, इसमें खेराइट्स जो थे ये काफी पावरफुल थे, इनके साथ काम किया। उसके एक रूलर, एक व्यक्ति थे, लीडर थे, जिनका नाम था तोगरुल खान, जो इनके अंकल भी थे। उनके साथ इन्होंने शुरुआती समय में अपना समय बिताया और उनके साथ इन्होंने लीडरशिप स्किल्स को डेवलप किया और वॉर वगैरह में उनके लीडरशिप में लड़ते थे। उस समय मंगोल लीडर्स में सबसे पावरफुल लीडर जो हुआ करता था वो था कुर्टेट। कुर्टेट का एक रूलर जिसने अपने आप को एक टाइटल दिया था, वांग। वांग चाइनीज टाइटल होता है जिसका मतलब होता है किंग। तो वांग खान उसका नाम था। तेमुजिन ने सबसे पहले कुर्टेल या वांग खान के खिलाफ अपना अभियान किया और यहां पे तेमुजिन ने वांग खान को हरा दिया और वांग खान को हराने के बाद उन्होंने चंगेज खान नाम का टाइटल लिया, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर। तो तेमुजिन अब चंगेज खान बन चुका था जब उसने वांग खान को हरा दिया, जो कि अपने आप में एक ताकतवर लीडर था। उसके बाद कंसोलिडेशन करने की बारी थी कि इन सारे मंगोलियन ट्राइब्स को एक साथ लेके आना है, एक एक करके हरा हरा के उनको एकजुट करना है। उसी समय एक चीज और हुई कि तेमुजिन की जो वाइफ थी, जिनका नाम था बोर्टे, बोर्टे को मर्किट ट्राइब नाम की एक राइवल ट्राइब ने, एक दुश्मन ट्राइब ने किडनैप कर लिया था और वो उसको लेके चले गए थे। तो तेमुजिन को वो भी बदला लेना था। उस समय वो अपनी जो है पावर को भी बढ़ा रहे थे, अपने ग्रुप को भी मजबूत कर रहे थे, अपनी आर्मी को भी कंसोलिडेट कर रहे थे। तो उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल अलाइज थे, वो एक तो उनके पिता के दोस्त थे जिनका नाम था खेरिट चीफ एंड टोगरुल। टोगरुल की अभी मैं बात करी, अंकल उनके और उनके पिता के मित्र थे। और एक उनके खुद के मित्र थे जिनका नाम था जामुखा। जामुखा और चंगेज खान की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन बाद में वो एक दूसरे के राइवल भी हो गए थे। दोनों ने लड़ाई भी लड़ी थी। जामुखा को उनके ही साथियों ने धोखा भी दे दिया था और चंगेज खान का साथ दिया था। जामुखा को चंगेज खान ने मारा और उनके जो
ट्राइब के अंदर जिन लोगों ने धोखा दिया था उनको भी मारा। तो ये भी एक कहानी है कि जब जामू खां चंगेज़ खान के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने एक बार जामू खां को मौका दिया कि आप मेरा साथ दो। शुरुआत में साथी थे और बाद में कई सारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जामू खां उनसे अलग हो गए। लेकिन बाद में जामू खां भी ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी बात के पक्के थे, उन्होंने मौत को स्वीकार किया लेकिन चंगेज़ खान का साथ नहीं दिया कुछ मामलों में। तो ये जार्डान क्लान के थे जो जामू खां शुरुआती समय में चंगेज़ खान के राइज के समय में उनके साथी थे। टोगरुल उनके साथी थे, बाद में टोगरुल की भी उनके खिलाफ हो गए, जामू खां भी उनके खिलाफ हो गए। और इस समय चंगेज़ खान की पावर बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मर्की ट्राइब, जो कि वो ट्राइब थी, उनकी दुश्मन ट्राइब थी, जो कि उनकी वाइफ को उठा के लेके चले गए थे मर्की ट्राइब के लोग, वहां से अपनी वाइफ बोर्टे को बचाया और ब्रूटली मर्की ट्राइब के हर एक व्यक्ति को मार दिया। कहा जाता है कि ऐसा आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी हाइट 3 फीट से ऊपर है उसको काट दिया जाए। इस तरीके के आदेश देके तैमूजिन ने या चंगेज़ खान ने अपना दबदबा बढ़ाया मंगोल में और मंगोलियन ट्राइब्स के अंदर। उसके बाद उन्होंने नैमांस और टाटर्स को भी हरा दिया। धीरे धीरे करके सारी मंगोलियन ट्राइब्स को उन्होंने हरा दिया और उसके बाद वो शासक बन गए। चंगेज़ खान या कहें कि यूनिवर्सल लीडर का उन्होंने टाइटल लिया। उन्होंने अपनी वाइफ बोर्टे के साथ यहाँ पे आगे चल के जीवन बिताया। अब बात आती है कि उनकी और भी कई सारी वाइफ थी। चंगेज़ खान को सुपर फादर कहा जाता है। आपको पता होगा कि चंगेज़ खान के जो वंशज थे और चंगेज़ खान खुद जो थे, उनके वंशज आज के समय दुनिया भर के अलग अलग कोनों में नजर आएंगे। यूरोप तक नजर आएंगे, सेंट्रल एशिया में नजर आएंगे और चाइना में भी नजर आएंगे। तो इन हिस्सों में नजर आते हैं उनके वंशज, उनके मेल वंशज, जिसकी वजह से उनको सुपर फादर कहा जाता है। तो चंगेज़ खान ने काफी काम किया, यहाँ पे अपनी आर्मी को कंसोलिडेट किया और उन सारी जो मंगोल ट्राइब्स हैं उनको जीत के साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उसके बाद तैमूजिन ने कुछ रिफॉर्म्स किए, अपनी आर्मी के साथ रिफॉर्म्स किए, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए। उन्होंने कहा कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी आर्मी का व्यक्ति जो है वो एनिमी को लूट नहीं करेगा, उनकी प्रॉपर्टी को नहीं लूटेगा। और उसके बाद उन्होंने शेयरिंग स्पॉइल्स की भी एक पॉलिसी लेके आए। वो शेयरिंग स्पॉइल्स मतलब बेसिकली अगर किसी साम्राज्य को लूटा जा रहा है तो उसके अंदर जो जो चीजें लूटी गई हैं वो वॉरियर्स और उनकी फैमिलीज के साथ बांटी जाएंगी, ना केवल एरिस्टोक्रेट्स के यहाँ पे जाएंगी। पहले क्या होता था, मंगोलियन ट्राइब्स के जो लीडर थे, चीफ लीडर हुआ करते थे, उनके पास ही सब कुछ जाता था और आर्मी को जो है बहुत कम मिलता था, पे ग्रेड उनको कम था। लेकिन इन्होंने अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए, उनकी लॉयल्टी जीतने के लिए ये कहा कि अगर हम किसी भी साम्राज्य को लूटेंगे तो उसमें जो कुछ भी लूट होगी उसका शेयर आपको भी मिलेगा। जब कुछ इस तरीके की पॉलिसीज उन्होंने बनाई तो इसकी वजह से उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं अपने अंकल्स के साथ हो गए, उनके मित्रों के साथ हो गए और उसकी वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए। कुछ लोग उनका साथ देने लग गए, कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए, कुछ लोगों ने उनको लीडर माना और कुछ लोगों ने उनको लीडर नहीं माना, जिसकी वजह से एक डिससेटिस्फैक्शन हो गया उनके जर्नल्स के बीच में। अब इस डिससेटिस्फैक्शन को खत्म करने के लिए एक वॉर होना था और एक वॉर हुआ जिसमें चंगेज़ खान यानी तैमूजिन के जो भी लॉयल लोग थे उन सभी ने मिलके बाकी सारे विद्रोहियों का दमन कर दिया, सबको मार डाला या फिर सबको हरा दिया। तो 1203 से 1205 या 1206 के बीच में कई सारी राइवल ट्राइब्स को इन्होंने पूरी तरह से हरा दिया और उसके बाद अपनी आर्मी को और ज्यादा मजबूत कर लिया और अपने क्षेत्रफल को भी बढ़ा लिया, अपने साम्राज्य को भी बढ़ा लिया। ठीक, अब 1206 में तैमूजिन ने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया, खागन घोषित कर दिया और टाइटल भी लिया चंगेज़ खान का यानी यूनिवर्सल रूलर का। पूरी तरह से टाइटल अब तक लिया, अब राज्य अभिषेक उनका हो गया था और ये जो ग्रेट मंगोल स्टेट है उसमें उन्होंने कुरुलटाई, जो कि एक जनरल असेंबली या काउंसिल हुआ करती थी मंगोलियन स्टेट में, मंगोलियन किंगडम में, उसकी परमिशन उसके हिसाब से चल के यहाँ पे उन्होंने एक वो बना लिया, अपने आप को रूलर बना लिया। हालांकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। कुरुलताई एक काउंसिल हुआ करती थी, जनरल असेंबली हुआ करती थी, उसकी स्टैब्लिशमेंट भी हो गया और बेसिकली ये कहा दिया कि वो लोग जो है वो अपना लीडर चुनते थे। तो चुने हुए लीडर के तौर पे चंगेज़ खान को ही आना था क्योंकि उनके सामने तो कोई और टिक ही नहीं सकता था। चंगेज़ खान का टाइटल लिया। उससे पहले जो है टाइटल्स अलग हुआ करते थे, जैसे गुर खान या तयंग खान जैसे टाइटल हुआ करते थे, लेकिन यहाँ से चंगेज़ खान नाम का टाइटल सामने आया और वो जो टाइटल है वो काफी पॉपुलर हुआ। बाकी बाद के लीडर्स ने चंगेज़ खान नाम का टाइटल नहीं लिया, लेकिन वो ग्रेट खान्स के नाम से जाने जाते थे। यहां से
मंगोल एम्पायर की नींव रखी जाती है, ये मान सकते हैं आप। यहां से मंगोल किंगडम या मंगोल एम्पायर का राइज होता है। उसके बाद उन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे रिफॉर्म्स किए। जैसे उन्होंने अपनी मिलिट्री को अलग अलग सब सेक्शंस में बांटा। जैसे अरबान नाम का एक सेक्शन बनाया जिसमें 10 सोल्जर होते हैं। जुन्स नाम का सोल्जर का ग्रुप्स बनाया जिसमें 100 सोल्जर होते थे। मिनगानास नाम का ग्रुप बनाया जिसमें 1000 सोल्जर, और टोमेन नाम का जो ग्रुप था उसमें 10,000 सोल्जर्स होते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, अलग अलग ग्रुप बनाए, उनके अलग अलग लीडर बनाए। और एक चीज और उन्होंने ध्यान रखी कि उन्होंने जो सुपीरियर ऑफिसर बनाए, अलग अलग जर्नल्स बनाए, अलग अलग इन मान लीजिए टोमेन का एक लीडर है, दूसरी आर्मी की एक बटालियन का एक लीडर है, तो उनको उनकी मेरिट के आधार पे बनाया, उनकी योग्यता के आधार पे बनाया, लॉयल्टी के आधार पे बनाया, ना कि क्लैन के आधार पे कि वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके ब्लड लाइन के आधार पे नहीं, बल्कि उनकी मेरिट के आधार पे उनको पद दिए गए। इसकी वजह से कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उनके सामने कोई विरोध कर नहीं सकता था। चंगेज खान इतने ताकतवर ऑलरेडी हो चुके थे। ये चीजें हुई। फैमिली मेंबर्स को लिमिटेड पावर दी, लिमिटेड यूनिट असाइन करी। ये नहीं दिखाया कि मेरा परिवार जो है उसको सब कुछ मिलेगा और बाकी लोगों को उतना नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने लॉयल्टी को, लोगों के मन को जीता और लोग उनके लिए लॉयल हो गए। और मंगोलियन जो जर्नल्स थे वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। साथ ही साथ उन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स भी किए। जैसे कि उन्होंने एक न्यू लीगल कोड स्टैब्लिश किया जिसका नाम था यासा या इक जग्स जसाग, जो भी नाम है। एक न्यू लीगल कोड बनाया जिसमें उन्होंने कई सारे रूल और एस्पेक्ट्स को शामिल किया, नोमेडिक लाइफ और पॉलिटिकल अफेयर्स के। उन्होंने कई सारी प्रैक्टिसेस को इलीगल घोषित किया, उनका प्रैक्टिस करना प्रोहिबिट किया। बेसिकली उनकी रोकथाम के लिए कई सारे कानून बनाए, जैसे कि सेलिंग वुमेन, औरतों की बेचना एक तरह से मना था, चोरी करना मना था, इंटर मंगोल फाइट करना मना था, हंटिंग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन भी मना था। तो इस तरीके के रूल वो लेके आए। ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे रूल लेके आए, जैसे कि उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम दी, रिलीजियस फ्रीडम का आदेश जारी किया। एक बेसिकली कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजन जो है उसे मान सकता है, उसकी रिलीजियस स्वतंत्रता को कोई भी छेड़ेगा नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मंगोल साम्राज्य में ना केवल इनके समय, उनके बाद भी जो खान हुए, बाद में भी जो रूलर हुए, उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के रिलीजन को चेंज करने की कोशिश नहीं करी, या किसी भी व्यक्ति के रिलीजियस बिलीफ की वजह से उनका प्रोसिक्यूशन नहीं किया, शोषण नहीं किया, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया। जो कि आप देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, धार्मिकता के आधार पर लोगों का शोषण हुआ। तो ये चीज यहां पे नहीं थी। इतना बड़ा साम्राज्य था और इस इतिहास में आप ये देखते हैं कि यहां पे रिलीजियस फ्रीडम थी, रिलीजियस टॉलरेंस थी हमेशा। तो ये इन्होंने किया। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट किया। पुअर और क्लर्जी जो थे उनको टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट किया कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लिटरेसी को उन्होंने प्रमोट किया और यूगर स्क्रिप्ट जो है मंगोलियन स्क्रिप्ट के साथ उन्होंने एम्पायर के अंदर अडेप्ट करी कि भाई मंगोलियन स्क्रिप्ट के साथ यूगर जो स्क्रिप्ट थी, जो कि उस क्षेत्र में काफी पॉपुलर थी। आज भी यूगर मुस्लिम्स और ये सब बात करते हैं आप चाइना के जिस क्षेत्रों की, तो वो स्क्रिप्ट, उनकी स्क्रिप्ट जो थी उसको प्रमोट किया। तो इन चीजों से आप एक चीज और देख सकते हैं कि चंगेज खान को सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि वो क्रूर और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव शासक था जिसने इतना बड़ा साम्राज्य ही स्थापित किया। उसके अलावा ये भी देखिए कि उसने साम्राज्य के अंदर रूल किस तरीके के स्टैब्लिश किए हैं, रिलीजियस फ्रीडम देना और लिटरेसी को प्रमोट करना, टैक्सेशंस में गरीबों को छूट देना और वुमेन्स का सेल करने से रोकना, चोरी ना करने, और इस तरीके के कई सारे ऐसे नियम बनाए, और हंटिंग के ऊपर बैन लगाना ब्रीडिंग सेशन में। तो ये सब चीजें करी। मेरिट के आधार पे लोगों को उनके पद देना। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उनको एक विजनरी एम्परर के तौर पे भी देखा जा सकता है। चंगेज खान ने अपने स्टेप ब्रदर शिनकिंग टंग को सुप्रीम जज बनाया, जिसको कहा जाता था जोरुगाची। जोरुगाची का काम था कि वो साम्राज्य के सभी रिकॉर्ड्स को रखे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हुआ करती थी। तो ये भी काम उन्होंने अपने स्टेप ब्रदर को दिया। अगर हम बात करें चंगेज खान की, जैसे कि रिलीजन की अभी मैंने बात करी कि वो रिलीजियस फ्रीडम देते थे, रिलीजियसली टॉलरेंट थे, तो खुद क्या थे? नाम तो चंगेज खान है, खान नाम देखने से आपको अचानक से लगता है कि क्या वो मुस्लिम थे? नहीं थे।
वो एक रिलीजन को मानते थे जो कि एनिमिस्टिक टाइप का था, शैमनिस्टिक टाइप का था, और उसमें जो चीफ गॉड है उसका नाम था टेंगरी, जो सुप्रीम स्काई गॉड हुआ करता था, और उस गॉड के नाम पे ही उस रिलीजन का नाम पड़ता है टेंगरिज्म। टेंगरिज्म नाम के रिलीजन को वो फॉलो करते थे। इस रिलीजन को मैं सेपरेटली पढ़ा चुका हूं कि ये टेंगरिज्म रिलीजन किस तरीके का रिलीजन है, किस तरीके की फिलोसॉफी है, इसके अंदर किस तरीके के बिलीफ हैं, किस तरह से लोग पूजा करते हैं इसमें, तो वो तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई भी हैं। तो यहाँ के जो लोग थे वो नेचुरल स्पिरिट्स और अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते थे। और एनिमिज्म रिलीजन में क्या होता है, पेड़ पहाड़ पत्थर नेचर, इन तमाम चीज़ों की पूजा की जाती है। जो जो चीज़ें जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं और जो प्रकृति हमें देती है उन चीज़ों की पूजा की जाती है। शैमन गॉड्स होते हैं, एंसेस्टर्स की पूजा की जाती है, स्पिरिट्स की पूजा की जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे रिचुअल्स, सेक्रीफाइस, प्रेयर्स और डिविनेशंस होते थे हार्मनी को मेंटेन करने के लिए नेचुरल वर्ल्ड और गॉड टेंगरी से फेवर लेने के लिए कई सारे सेक्रीफाइस और रिचुअल्स हुआ करते थे, जिसको चंगेज खान भी फॉलो करते थे। अब आप एक चीज देखते हैं कि टेंगरिज्म रिलीजन जो है वो मंगोल सोसाइटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, और ज्यादातर खान जो थे और ज्यादातर जो आगे चल के उनके डिसेंडेंट्स हुए वो भी टेंगरिज्म रिलीजन को मानते थे। हालांकि काफ़ी बाद में अगर जाके आप देखेंगे तो कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इस्लाम को भी कबूल कर लिया था, इस्लाम को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन उससे पहले टेंगरिज्म रिलीजन को माना जाता था। और चंगेज खान और उनके वंशज सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि टॉलरेंट थे दूसरे रिलीजन्स के लिए, कि दूसरे लोग, उनके साम्राज्य में रहने वाले लोग अगर कितने भी तरीके के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं तो उनके लिए उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं थी। इवन कई सारे चर्चेज और कई सारे मस्जिद वगैरह ये सब चीज़ें उन्होंने इवन खुद भी बनवाई हैं, उनके साम्राज्य के लीडर्स ने भी बनवाई हैं। तो ये आप एक अलग तरीके का फंडामेंटल एस्पेक्ट देख सकते हैं मंगोलियन एम्पायर का। ठीक, तो ये चंगेज खान का रिलीजन या उनके जो वंशज हैं और मंगोलियन ट्राइब्स थे उनके लोगों का रिलीजन मान सकते हैं। अब साम्राज्य के विस्तार की बात करेंगे, एक्सपेंडिंग ऑफ द एम्पायर टू द साउथ ईस्ट टू मंगोल लैंड्स बाय वेस्टर्न जिया पार्ट ऑफ द व्हाट नाउ चाइना। चाइना के ऊपर सबसे पहले इनको रेड्स मारनी थी और चाइना को जीतना था। चाइना के अंदर भी उस समय छोटे छोटे कई सारे किंगडम्स थे, उनको जीतना था। शुरुआती हुई 1205 से ही। 1205 में सबसे पहले तो मंगोलियन ट्राइब्स को उन्होंने एकजुट किया था, मतलब जीत जीत के एकजुट किया था। उसके बाद 1207 1211 आते आते उन्होंने फुल स्केल इन्वेजन करने शुरू किए चाइना की तरफ, और उसके बाद सिल्क रूट को अपने कंट्रोल में लिया धीरे धीरे। कैसे, यहां से शुरुआत हुई थी मंगोल एम्पायर की, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ इस साइड जिन डायनेस्टी, इनको हराते हराते वेस्टर्न जिया वाले हिस्से को हरा हरा के सोंग डायनेस्टी के ऊपर भी कंट्रोल करना था। तो मंगोल एम्पायर की यहाँ से शुरुआत होती है, वेस्टर्न जिया को हराया, सोंग डायनेस्टी को आगे हराएंगे, जिन डायनेस्टी को हराएंगे, इधर खारा खैतान को हराएंगे, ख्वारिज़मी एम्पायर को हराएंगे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मंगोलियंस ने ख्वारिज़मी एम्पायर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया, तो वो इसी पार्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर सिल्क रूट की बात करें, जो प्राचीन सिल्क रूट था जिसे आज के समय में भी चाइना OBOR रूट के थ्रू फिर से रिवाइव करना चाहता है, वो यहाँ से था। और सिल्क का ट्रेड सबसे ज़्यादा होता था, इसलिए इसको सिल्क रूट कहा जाता है। तो चाइना या एशिया से इसे ईस्टर्न यूरोप तक जोड़ा जाता था। तो इसके यहाँ से अगर कहीं मंगोलिया वाले क्षेत्र में जब इनका कंट्रोल था और उसके बाद ये कंट्रोल बढ़ता ही चला गया, तो इस सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल किसका हो जाएगा? ऑब्वियसली मंगोलियंस का। तो मंगोलियंस ने इस सिल्क रूट के रास्ते अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत किया, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, यूरोप तक का ट्रेड होता था। और इसके ऊपर कंट्रोल किसका था उस समय पे? 13वीं सेंचुरी में मंगोलियंस का था। ठीक, अब आगे बात आती है कि जिन डायनेस्टी को इनको टारगेट करना था। जिन डायनेस्टी, वो डायनेस्टी जिसने पहले के समय मंगोलियंस को हराया भी था, उसको इन्होंने टारगेट किया। तो फ्रॉम हियर मंगोल लुक फर्दर ईस्ट एंड लैंड ऑफ द मोर पावरफुल जिन डायनेस्टी ओवरलॉर्ड्स द नॉर्दर्न चाइना एंड द मंगोल ट्राइब्स फॉर द सेंचुरीज, जिनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। शुरुआती समय में इनके साथ लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद कुछ अपने ही लोगों ने जिन डायनेस्टी के लोगों को धोखा दिया, और उसके बाद बैटल ऑफ येहुलिंग हुआ। येहुलिंग के बैटल में हजारों लाखों की संख्या में लोगों को स्लेन किया गया, मारा गया, मौत के घाट उतारा गया, ऐसा कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स एग्जैगरेट करके बताई जाती हैं कि इतने लाखों लोग मारे गए, ये वो जो भी है, लेकिन काफी हजारों की संख्या में लोगों को यहाँ पे मारा गया। और चंगेज खान ने जिन डायनेस्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जिन डायनेस्टी यहाँ पे हार जाती है। वेस्टर्न जिया वाला क्षेत्र भी आगे चल के हारेगा, सोंग डायनेस्टी भी हारेगी। उसके बाद जिन रूलर्स ने
थोड़ा बहुत तो विरोध किया ही, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत क्या, काफी विरोध किया, लेकिन उनका विरोध चला नहीं। सबसे पहले उनकी जो राजधानी थी होंगजू, जिसे आज के समय बीजिंग कहा जाता है, जो कि चाइना की राजधानी है, इसको कैप्चर कर लिया गया। जिन डायनेस्टी की कैपिटल तक पहुंच गए थे चंगेज खान। उसके बाद आगे चल के उनके बेटे, चंगेज खान के बेटे ओगेडाई खान ने कंप्लीट किया इस इन्वेजन को। आगे चल के 1227 के बाद भी ये कंटिन्यूसली चला। जिन डायनेस्टी के कुछ हिस्से में अभी भी उनका कंट्रोल था, तो उसको वो 1234 तक खत्म करेंगे। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये साम्राज्य जो है, कुछ हिस्सा चंगेज खान ने जीता, और उसके बाद उनके जो वंशज थे, उनके जो बेटे थे और उनके ग्रैंड सन थे, उन्होंने धीरे धीरे उन सारे इन्वेजन्स को कंप्लीट किया और साम्राज्य को विस्तारित किया। फिर उसके बाद ख्वारिज़मी साम्राज्य जो है वो भी इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। खारा खैताई लैंड्स को जब जीत लिया था वेस्ट में, उसके बाद तो खारा खैताई लैंड्स की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में खारा खैताई लैंड्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैप में दिखाया था। खारा खैताइन, इनको जब जीत लिया चंगेज खान ने यहाँ से, तो उसके बाद देखिए सीमाएं इनकी लगने लग गई। किसके साथ? ख्वारिज़मी साम्राज्य के साथ। खारा खैताई को हराने के बाद देखिए स्थिति ये हो गई कि मंगोल साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था, और यहाँ पे बाउंड्री शेयर किसके साथ करते थे? ये ख्वारिज़मी साम्राज्य के साथ। ख्वारिज़मी साम्राज्य भी अपने पीक पे था, और दूसरी तरफ मंगोल एम्पायर भी अपने राइज की तरफ था, अपने एक्सपांशन की तरफ था। तीव्र गति से उनका एक्सपांशन हो रहा था, विस्तार हो रहा था। चंगेज खान जैसा लीडर उनका लीडर था। तो उस समय ख्वारिज़मी साम्राज्य जो है इनके साथ बॉर्डर शेयर होता था। एक स्थिति ऐसी आई कि मंगोल साम्राज्य के कुछ लीडर्स एक विद्रोही को पकड़ने के लिए ख्वारिज़मी साम्राज्य की सीमाओं में घुस गए। उसके बाद उनका कोई मंशा नहीं थी कि ख्वारिज़मी साम्राज्य को जीतना है या ख्वारिज़मी साम्राज्य की सीमाओं में घुसना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ विवाद थे, कुछ सीमाओं को लेकर विवाद थे और कुछ ट्रेड को लेकर विवाद थे। लेकिन ऐसा कोई मंशा नहीं थी चंगेज खान की, वो ख्वारिज़मी साम्राज्य को जीतने की कोई मंशा लेके नहीं बैठे थे, ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं। लेकिन उनको ये था कि सिल्क रूट के रास्ते हम और अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, ख्वारिज़मी साम्राज्य से होता हुआ हमारा और भी ट्रेड हो सकता है, और हमारे लिए बेहतर होगा ये चीज़ें कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ साइन कर लें। तो उन्होंने एक एम्बेसडर्स का दल भेजा, 3 लोगों का ग्रुप उन्होंने भेजा वहाँ के शाह के पास। मोहम्मद सेकंड नाम का वहाँ पे शाह हुआ करता था, शाह का टाइटल था उसके पास, ख्वारिज़मी साम्राज्य का शाह था, ख्वारिज़्म शाह भी उसे कहा जाता था। उसके पास 3 लोगों को भेजा, 2 मंगोल थे, 1 मुस्लिम था। शाह को पसंद नहीं आई बात। शाह को लगा कि चंगेज खान के ये जो 3 एम्बेसडर हैं, ये यहाँ पे जासूसी करने आए हैं और यहाँ पे इनका इन्वेजन करने का प्लान है। तो शाह ने गलती ये करी, पहले तो उसके जर्नल ने करी थी, एक ख्वारिज़्म शाह का ही एक जर्नल था, उसने ये किया कि उन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनका सामान लूट लिया, 2 लोगों की शेव कर दी, तीनों लोगों का सर मुड़वा दिया पहले तो, और उसके बाद जो मुस्लिम था उसका हेड शेव करके चंगेज खान के पास भेज दिया। माना जाता है कि कुछ जगह कहा जाता है कि 1 को मार दिया था, कई जगह 2 को मार दिया था, ऐसी बातें होती हैं, लेकिन बेसिकली चंगेज खान की एम्बेसडर को मार दिया। बड़ी बात है। चंगेज खान को आप इतिहास में पढ़ते हैं कि सोचिए कि वो कितना ताकतवर व्यक्ति था, कितना ब्रूटल आदमी था, और उस आदमी के एनवॉय को, जो शांति से आए हैं आपसे बात करने के लिए, और उनको अपमानित करके उनका सर मुड़वाया है, उनको अरेस्ट किया है, मारा भी है। इस तरीके की चीज़ें जब करेंगे तो उससे चंगेज खान बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और उसने अपने समय तक का सबसे बड़ा इन्वेजन करा। लाखों की संख्या में आर्मी थी उसकी। कई जगह कहा जाता है 1 लाख की आर्मी, कई जगह कहा जाता है 1,35,000 की आर्मी, कई जगह कहा जाता है 4 लाख की आर्मी थी। इस तरीके की आर्मी उसने किसके ऊपर इन्वेड करने के लिए भेजी? खुद भी लीडर के तौर पे गया, अपने बेटों को भी लेके गया, और उसके बाद जो ख्वारिज़मी साम्राज्य के बड़े बड़े शहर थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। एक के बाद एक शहर को प्लंडर किया गया, लूटा गया, तोड़ा गया, और वहाँ के ख्वारिज़्म शाह को भी वहाँ से भागना पड़ा, जो कि आगे चल के मर भी गया। और इस तरह से ख्वारिज़मी साम्राज्य को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मंगोल्स को कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, कई प्लेन्स आए, कई पहाड़ियाँ आई, कई नदियाँ आई, लेकिन फिर भी मंगोल्स अनस्टॉपेबल थे, उनको रोक नहीं पाया ख्वारिज़मी साम्राज्य, और ख्वारिज़मी साम्राज्य भी पूरी तरह से खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब देखिए ख्वारिज़मी साम्राज्य 1220 के आसपास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, और ये मैप जो है कुछ चीज़ों में एग्जैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन ये देखिएगा 1219 में दिखा रहा है, 1220 में वो लड़ाई हुई थी, और 1220 के आसपास में ये ख्वारिज़मी साम्राज्य इनके कंट्रोल में आ गया। अब चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है 18 अगस्त 1227 को।
जिसकी वजह से मंगोल साम्राज्य को फिर से एक नए नेता की जरूरत होती है, एक नए लीडर की जरूरत होती है। और जिस समय चंगेज खान की मृत्यु होती है उस समय वो दुनिया का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके जाता है जितना किसी एक व्यक्ति ने कभी स्थापित नहीं किया था। इतिहास में बहुत बड़े बड़े शासक हुए हैं। भारत में जब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, तो कितना बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश किया। मुगलों के समय कितने बड़े साम्राज्य स्टैब्लिश हुए। उसके अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, कि दुनिया का बहुत बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित किया था। रोमन साम्राज्य की बात करते हैं, मुस्लिम कैलिफेट्स की बात करते हैं, लेकिन रोमन साम्राज्य से भी 2 गुना मुस्लिम कैलिफेट्स जब अपने हाइट पे थी, पीक पे थी, उससे भी 2 गुना साम्राज्य उसने स्टैब्लिश करा। पैसिफिक ओशन से कैस्पियन सी तक साम्राज्य स्टैब्लिश किया और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। और उसके बाद चंगेज खान को सेक्रेट लोकेशन पे, जो कि एक मंगोलियन रिचुअल हुआ करता था, उस तरह से दफना दिया गया। ये चीज हुई और चंगेज खान का साम्राज्य देखिए कितना बड़ा साम्राज्य हो गया था। चंगेज खान का साम्राज्य, इसमें तो देखिए इनके वंशजों का भी था, लेकिन बेसिकली इतना बड़ा साम्राज्य तो चंगेज खान खुद भी स्टैब्लिश कर ही गया था। अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं, लगभग इतना बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश कर गया था, जो कि अगर आप मैप को 2D में देख रहे हैं तो आपको लग सकता है कि भाई ये सिकंदर से छोटा साम्राज्य है, लेकिन एरिया वाइज अलेक्जेंडर का साम्राज्य सिकंदर से लगभग 2-3 गुना था, 3 गुना था ऑलमोस्ट। तो इतना बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश किया। अब चंगेज खान की मृत्यु हुई। तैमुजीन, चंगेज खान, चिंगिस खान, जो भी आप कहें, गिंगिस खान भी कहा जाता है, चिंगिस खान भी कहा जाता है। तैमुलिन नाम है इसका ओरिजिनली, चंगेज खान तो टाइटल है। इनकी कई सारी वाइफ थी, लेकिन इनकी जो प्रिंसिपल वाइफ थी वो थी बोर्टे। और बोर्टे से और चंगेज खान से 4 बेटे थे इनके, जोची खान, ओबेदाई खान, चागताई खान और तोलोई खान। तोलोई खान के बारे में कहा जाता है सबसे छोटा बेटा था, लेकिन तोलोई खान बोर्टे का वो बेटा था जो कि माना जाता है कि तैमुलिन से था ही नहीं, क्योंकि बोर्टे को जब कैप्चर कर लिया गया था, जब अगवा कर लिया गया था, तो जिस ट्राइब के यहाँ पे बोर्टे को कुछ समय के लिए रखा गया था, वहीं पे टोलोई का वहां पे जन्म हुआ था। बेसिकली डिलीवरी वहां पे हुई थी। तो कई सारे मंगोल्स ट्राइब के लोग जो हैं वो टोलोई को चंगेज खान का बेटा मानते नहीं थे, लेकिन चंगेज खान ने टोलोई को एक बेटे का नाम दिया और बेटे की तरह अपनाया, पूरी तरह से अपनाया। और इवन उन्होंने टोलोई को यह भी माना कि वो मेरे आगे चल के मेरे सक्सेसर होंगे। हालांकि ये बात मानी नहीं उनके बाकी जो मंगोलियन सरदार थे, मंगोलियन लीडर्स थे, उन्होंने नहीं मानी, जिसकी वजह से ओगेडाई खान को लीडर के तौर पे अपॉइंट किया गया। अब आगे चैलेंज यही था कि तैमुलिन के बाद या चंगेज खान के बाद आगे शासक कौन बनेगा। तो देखिए, ओगेटाई बनते हैं, गुयुक खान बनते हैं, मोगे खान बनते हैं, कुबलाई खान बनते हैं, रिक बोके बनते हैं। ये जिन के ऊपर ब्लू कलर का वो लगा हुआ है, डबल वो लगा हुआ है, ये सब वो लोग हैं जो कि आगे चल के लीडर बनते हैं मंगोलियन साम्राज्य के। ठीक है, तो सबसे पहले लीडर कौन थे, फाउंडर कौन थे? चंगेज खान। उसके बाद ओगेटाई खान आएंगे, फिर गुयुक खान आएंगे, फिर मोंगे खान आएंगे, फिर कुबिलाई खान आएंगे, फिर इरिक बोके आएंगे, हुलुगु खान भी कुछ समय के लिए बनेंगे। और मोंगे खान के समय, जब मोंगे खान की मृत्यु होती है, उसके बाद से साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कई सारे खान आए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाटू खान का भी बार बार जिक्र होगा, चगताई खान, जोची खान, टोलोई खान, इन सभी का जिक्र होगा। इस फैमिली ट्री को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको आप समझ लेना। ठीक, अब ओगेटाई खान जो है आगे चल के शासक बनते हैं, सक्सेसर बनते हैं। उनका तीसरा बेटा होता है जो चंगेज खान का जो तीसरा बेटा होता है ओगेडाई, वो नाम होता है उसका। ठीक, तो शुरुआती समय में तो टोलोई को ही बनाना चाहते थे अपने सक्सेसर के तौर पे चंगेज खान, लेकिन क्योंकि टोलोई जो है वो बोर्टे का वो बेटा था जो कि जब वो बाहर थी, घर से बाहर थी, जब घर से उनको अगवा करा गया था, उस समय उनका जन्म हुआ था। तो टोलोई को एक तरह से नेचुरली ये नहीं माना जा रहा था कि वो किनका बेटा है, चंगेज खान का। तो उनको स्वीकार करने में कई लोगों ने मना कर दिया कि उनको तो हम अपना नेता नहीं मानेंगे, अपना लीडर नहीं मानेंगे, अपना ग्रेट खान नहीं मानेंगे। इसलिए ओगेडाई को इलेक्ट किया गया कुरुलटाई के द्वारा 1229 में। कुरुलटाई मतलब वो जो काउंसिल थी, जो अपॉइंट करती थी, अपना नेता चुनती थी उसकी काबिलियत के आधार पे, ना कि उसके जन्म के आधार पे कि बड़ा बेटा ही बनेगा या बीच का बनेगा, छोटा बनेगा। जो काबिल होगा वो बनेगा। तो यहाँ पे ओगेडाई को बनाया गया। ओगेडाई के अंदर भी मंगोल साम्राज्य काफ़ी एक्सपेंड करता है। कई सारे मिलिट्री कैंपेन होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो वो ईस्टर्न जिया और
वाइटर टाटर्स को पूरी तरह से क्रश करके, डिस्ट्रॉय करके अपनी अथॉरिटी मंगोल के आसपास के क्षेत्र में स्टैब्लिश करते हैं। मंचूरिया वाले क्षेत्र में वो रिस्टैब्लिश करते हैं। जिन डायनेस्टी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं 1234 आते आते। जिन डायनेस्टी के ऊपर शुरुआती समय में बहुत सारे हमले किए थे, बहुत सारी रेड डाली थी चंगेज खान के समय पे, चंगेज खान की लीडरशिप में, लेकिन कुछ हिस्सा जो है जिन डायनेस्टी का अभी भी उनके कंट्रोल में था, जिसको आगे चल के पर्सनली ओगेडाई ने कैंपेन करके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके हराया। उसके बाद उन्होंने ख्वारिज्मी साम्राज्य का भी जो बचा खुचा हिस्सा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। 1230-32 आते आते कंप्लीटली ख्वारिज्मी साम्राज्य का हर एक क्षेत्र किसके कंट्रोल में आ गया था? मंगोलियंस के आ गया था। काराकोरम जो है वो मंगोलियन कैपिटल स्टैब्लिश करी गई 1235 में, ओगेडाई के रूल के समय पे ही। ओगेडाई जो है रूलर थे, उसी समय काराकोरम को राजधानी बनाया गया। यहां से अब ये देखिए, इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे इन्वेजन आपको अलग अलग डायरेक्शंस में नजर आ रहे हैं। शुरुआत यहीं से हुई चंगेज खान के समय। तो 1211 में चंगेज खान की लीडरशिप में यहाँ पे कारा खैताई को जीत लिया गया था। यहीं 1211 और 1215 के आसपास बीजिंग वाला जो क्षेत्र है, जो जिन डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी उस समय, उसको जीत लिया गया। 1218 में कोरिया तक पहुंच गए थे। 1213, 1209 इस क्षेत्र को भी इन्होंने जीत लिया था। उसके बाद 1207 में जिया डायनेस्टी को भी इन्होंने जीत लिया था। काफी सारे हिस्से को जीत लिया था, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया हो तो भी। उसके बाद 1211, 1218 आते आते ये 1221 में बुखारा वाला हिस्सा, यानी कि ख्वारिज्मी साम्राज्य जो है उसके ऊपर इन्वेजन किए थे, ख्वारिज्मी साम्राज्य को हरा रहे थे ये कंटिन्यूसली। उसके बाद 1222 में ही यहाँ पे आप देखिए कि इस क्षेत्र को भी जीत रहे थे। जॉर्जिया वाला जो क्षेत्र है, ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, उसको जीत रहे थे। यहाँ पे 1223 में चंगेज खान के ही जीते जी ये यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के हिस्सों तक पहुंच चुके थे, रशियन प्रिंसिपलिटीज तक पहुंच चुके थे। आज के समय जो आप यूक्रेन, बेलारूस और रशिया का जो साउथ वेस्टर्न हिस्सा है देखते हैं, वहां तक इनकी पहुंच बन चुकी थी और वहां तक इन्होंने कई क्षेत्रों को जीत लिया था। तो ये साम्राज्य विस्तार है वो आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद आगे आने वाले समय में किस तरीके से ओगेडाई के समय पे साम्राज्य विस्तार हुआ 1227 से 1241 के बीच में, वो देख सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद सोंग डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया गया। सोंग डायनेस्टी, अगर सोंग डायनेस्टी की बात करें तो ये वाला क्षेत्र था सोंग डायनेस्टी का, ये दाली किंगडम था, ये जिन डायनेस्टी थी। तो इनको एक एक करके ये हरा रहे थे। अपना वेस्ट वार्ड और ईस्ट वार्ड एक्सपांशन जो है वो कंटिन्यूसली इनका चल रहा था। तो मंगोलियन आर्मी ने सोंग डायनेस्टी को हराया इस दौर में। 1240 के आसपास के समय में शिया यांग वाला जो क्षेत्र है सोंग डायनेस्टी को, उसको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद जब ओगेडाई के बेटे कोचू की डेथ हो गई थी बैटलफील्ड में ही, तब एक बार के लिए आर्मी जो है वो वापस चली गई थी, विड्रॉ कर लिया था उन्होंने, रिट्रीट कर लिया था। लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने आगे चल के इसके ऊपर, सोंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया और उसको पूरी तरह से खत्म किया। उसके बाद बातू खान, जो कि एक और ग्रैंडसन था चंगेज खान का, उसने साउदर्न रशिया की कई टेरिटरीज को जीता और यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे उनको बुरी तरह से मारा, ब्रूटली मारा। और ग्रैंड प्रिंसिपलिटीज और ब्लामदीर आर्मी की जो थी उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है इसको जीता। तो व्लादिमीर, मॉस्को और इन क्षेत्रों को उस समय कौन हरा रहा था? बातू खान। बातू खान नाम का एक और ग्रैंडसन जो था, चंगेज खान का ही ग्रैंडसन था, ये हरा रहा था। इधर ये वाले जो हंगरिया वाला हिस्सा है, क्रीमिया वाला हिस्सा है, इनको भी हराया जा रहा था, जो कि आज के समय यूक्रेन है। यहाँ पे आपको हंगरी, फिर आपको जॉर्जिया, ये सब नजर आते हैं। तो इनको भी हराया गया। उसके बाद आगे चल के कीवन रस और सेंट्रल चाइना की तरफ भी इन्वेजन हुए। कीवन रस वाला कौन सा क्षेत्र आपको नजर आ रहा है? ये रहा कीवन रस। इसके ऊपर अटैक किए, ईस्टर्न यूरोप की तरफ ही अटैक किए गए। कब किए गए? ये 1240 के समय। 1240 के समय कीवन रस जो है वो पूरी तरह से इनके कंट्रोल में आ गया, सब कुछ नॉर्दर्न सिटीज को छोड़ के। और उस समय चोरमाकन जो है वो पर्शिया में जॉर्जियन और अर्मेनियन आर्मी को सरेंडर करवा रहा था। चोरमाकन भी एक बड़ा मिलिट्री जनरल था इनका, तो वो चल रहा था। उस समय इंटरनल स्ट्राइप्स भी चल रही थी कुछ मंगोल रैंक्स के बीच में, बातू और दूसरे गोयुक और बुरी लीडर्स के बीच में उनकी इंटरनल वो चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी कि किस तरह से कौन आर्मी में या एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पदों पर पहुंचे। उसके बाद ओगेडाई जो है वो कंटिन्यूसली ऑफेंसिव में थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया,
मिडल ईस्ट, चाइना, इन तमाम हिस्सों के, ईस्टर्न यूरोप, इन सभी हिस्सों में कंटिन्यूसली इनके वॉरफेयर चल रहे थे। और उसके बाद आगे आने वाले समय में उनकी हंगेरिया, पोलैंड और इन क्षेत्रों में भी उन्होंने कई सारे इन्वेजन किए, जिसमें कई यूरोपियन फोर्सेस को इन्होंने पूरी तरह से हराया। तो मंगोल आर्मी ने साजो रिवर के आसपास अप्रैल 1241 में हंगेरियन आर्मी को बुरी तरह से हरा दिया था। तो आप ये देखिए कि राजधानी काराकोरम से कैसे कैसे करके इन्होंने इस साम्राज्यों को जीता है। 1240, 1236, 1223 इस समय पे ये कंटिन्यूसली इनके एक्सपेंशन हो रहे थे। तो 1237 से 1259 के बीच के जो हैं वो एक्सपांशन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इस समय अगेटाई भी शासक रहे हैं। ठीक है, फिर ये और एक आप मैप देख लीजिए कि यहाँ पे पोलैंड को कब हराया गया। बातू यहाँ पे था, बातू की मैं अभी बात कर रहा था, और बातू को मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अगर इसमें भी देखें तो इनका ग्रैंडसन था, जोची खान का बेटा था बातू खान। तो ये भी एक अच्छा मिलिट्री लीडर था। इसने कई सारे इन्वेजन किए थे ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया की तरफ, पर्शिया की तरफ कई सारे इन्वेजन किए थे। तो बातू, काइडू, कैदान, इन्होंने जब इन्वेजन किए तो किस तरीके से हंगरी को इन्वेड किया, पोलैंड को इन्वेड किया, और यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है रशिया का जो है हिस्सा उसे भी इन्वेड किया, व्लादिमीर वाला हिस्सा जो है इसको भी इन्वेड किया। तो मंगोलियन इन्वेजन्स 1237-38 के आप देख सकते हैं इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं। फिर मंगोलियन जो इन्वेजन 1241 के जो हैं वो इस कंटिन्यूस लाइन में दिखाए गए हैं। कादान्स की रेड 1242 की जो है वो दिखाई गई है यहाँ पे। तो ये कंटिन्यूसली आपको दिखे हुए हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने स्टेपीज तक आक्रमण किए, ईस्टर्न यूरोप को भी इन्होंने टारगेट किया। फिर उसके बाद ओगेडाई की डेथ होती है दिसंबर 1241 में। 1241 में जब दिसंबर में जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद एक ये चीज आ जाती है कि उनके बाद उनका सक्सेसर कौन होगा, अब किसको चुना जाएगा। उस समय उनके जो इन्वेजन थे वो वियना और अल्बानिया की तरफ चल रहे थे, जिनको बीच में रोका गया क्योंकि उस समय उनके ग्रेट खान की मृत्यु हो चुकी थी। अदरवाइज ऑस्ट्रिया और अल्बानिया वाला हिस्सा है जो वियना आज के समय ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, उसको भी टारगेट किया जा रहा था। तो ये ऑस्ट्रिया है आपका, और वियना की तरफ आक्रमण होने ही वाले थे। उससे पहले इन्होंने क्या किया, अपने आक्रमण को रोका, इन्वेजन को बीच में रोका, क्योंकि उनके ग्रेट खान की मृत्यु हो गई थी। अब उनके सामने ये चुनौती थी कि अगला ग्रेट खान कौन होगा। और उस समय क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी और यूरोपियन फोर्टिफिकेशंस भी इस तरीके की स्थिति में थे कि उनको आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने रिट्रीट कर लिया, क्योंकि सर्दियों का समय था, दिसंबर की बात जब चल रही है, और यूरोपियंस भी अब रेडी हो चुके थे। उनको पता चल गया था कि किस तरीके से मंगोल इन्वेड करते हैं, तो इसलिए उन्होंने रिट्रीट कर लिया इस समय 1241 के दिसंबर और 1242 के अर्ली मंथ्स में। उसके बाद ओगेडाइट की मृत्यु के बाद यहाँ पे एक और परंपरा हुआ करती थी मंगोल्स के बीच में कि जब किसी खान की, किसी मंगोलियन लीडर की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद जब तक अगला खान नहीं चुना जाएगा, अगला लीडर नहीं चुना जाएगा, तब तक उस खान की विधवा जो है, विडो जो है, वो साम्राज्य को संभालेगी, उसके पास कंट्रोल रहेगा। तो ओगेडाई की जो विधवा थी, विडोज थी, उसका नाम था टोरेजिन। टोरेजिन ने कंट्रोल संभाला मंगोल एम्पायर का। उसके बाद उन्होंने खैतान और मुस्लिम ऑफिशियल्स के साथ को सी persecute her husband's खैतान and Muslim official while elevated her own allies to prominent positions। बेसिकली उन लोगों को हटाया जो कि पहले पदों पे थे और अपने खास लोगों को प्रोमिनेंट पोजीशंस पे बिठाया। उसके बाद ओगेडाई का जो बेटा है गुयुक, उसे सत्ता में बिठाया गया। बहुत सारे अपोजिशंस भी हुए कि भाई ये व्यक्ति लायक है या नहीं है, गुयुक को सक्सीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आधार क्या होता था, मेरिट होता था कि मंगोल लीडर वो बनेगा जिसमें काबिलियत होगी, वो नहीं जो कि उसका बेटा होगा, बड़ा बेटा होगा, छोटा बेटा होगा, इसके ऊपर आधारित नहीं था मंगोलियन लीडर। तो चंगेज खान के बाद ओगेटाई, ओगेटाई के बाद गुयुक खान शासक बन जाता है। अब गुयुक खान किस तरीके का व्यक्ति था? गुयुक खान थोड़ा सा बीमार रहने वाला और एल्कोहलिक व्यक्ति था, और वो सत्ता में आता है। उसके बाद उसके ऊपर कई लोग उसका विरोध भी करते हैं कि इसे शासक नहीं बनना चाहिए, इसमें काबिलियत नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए था शासक, लेकिन उसके बावजूद भी वो बन जाता है। लेकिन जिन लोगों को उसकी मदर ने सत्ता में बिठाया था, बड़े पदों पे बिठाया था, उन लोगों से वो दूरी बना लेता है और ऑफिशियल्स को मेरिट के आधार पे अपॉइंट करता है। तो गुयुक से जो उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद उसने पूरी करी, और
जो ओगेडाई के बाद पावर स्ट्रगल चल रहा था उसको कहीं ना कहीं उसने बैलेंस कर लिया जब मेरिट के आधार पे लोगों को उसने अपॉइंट किया। तो चंगेज खान के बाद कौन लीडर बना? ओगेडाई, और ओगेडाई का बेटा गुयुक अब शासक बन चुका था। अब उसके बाद क्या होता है कि उसने भी कंटिन्यूसली मिलिट्री कैंपेन किए। उसने सोंग डायनेस्टी, चाइना वाले हिस्से के ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्मी को भेजा, इराक वाले क्षेत्रों में भी कंट्रोल करने के लिए भेजा। भले ही उसको कई सारे फ्रैक्शंस का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। कई सारे फ्रैक्शंस जो थे, ये जो चगताई डायनेस्टी हुई, चगताई फ्रैक्शन हुआ या दूसरे फ्रैक्शंस हुए जैसे हशासेन जो फ्रैक्शंस थे, उन्होंने उनका विरोध किया और कई बार उसको विरोध करने के लिए हटाने की कोशिश करी और कई पॉलिटिकल ऐसे डिसीजंस लिए गए जैसे इल्जी डेई को आर्मी लीडर, मिलिट्री लीडर बनाया गया पर्शिया में। तो कई ऐसी चीज़ें हुई कि उसका विरोध का सामना भी उसे करना पड़ा, लेकिन उसने अपने मिलिट्री कैंपेन्स को कंटिन्यू रखा। और फिर उसके बाद 1248 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी उसकी सडन होती है, अचानक से। गुयुक खान अचानक से एक बार वेस्टवर्ड मार्च करता है बाटू खान से मिलने के लिए। बाटू खान को लगता है कि वो उसे मारने आया है और पता नहीं क्या होता है, एग्जैक्ट इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन गुयुक खान की मृत्यु हो जाती है इसी समय। कई लोग कहते हैं कि उसे जहर देके मारा गया। तो गुयुक खान की कुछ अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जैसा कि रिवाज था कि उसकी विधवा, उसकी जो वाइफ है, विडो जो थी उसकी, उसे संभालना था। उसका नाम था ओग्यू किस्मिस क्वेशमिश। ओगुल कश्मिश को साम्राज्य संभालना था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रख पाई, वो मेंटेन नहीं कर पाई कंट्रोल को। इसलिए उसके बेटों और जो दूसरे प्रिंसेस थे उनके बीच में कई सारे सक्सेशन की लड़ाइयाँ हो गई कि भाई अगला शासक कौन बनेगा, अगला लीडर कौन बनेगा। जल्दी से जल्दी लीडर चुनाने की बात थी और सब कोई जो है सत्ता को हथियाना चाहते थे। पावर स्ट्रगल उनके बीच में चल रहा था। उस समय बातू खान ने कुरुल ताई को 1250 में कॉल किया, मतलब बुलाया, उस बैठक को बुलाया, उस काउंसिल को बुलाया, मंगोलियन काउंसिल, जो कि अपने नेता को, अपने लीडर को, अपने ग्रेट खान को चुनती है। उसको बुलाया गया और उसने कहा कि मोंगे को लीडर के तौर पे नॉमिनेट किया जाए, जो कि चंगेज खान का ग्रैंडसन है। अब मोंगे कौन है इसकी ओर देख लीजिए आप कि यहाँ पे चंगेज खान का वंशज कौन? ओगेटाई। ओगेटाई की तरफ गुरुक खान का कोई बेटा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ देखिए टोलुई खान का बेटा कौन कौन है? टोलुई खान के बेटे यहाँ पे मोंगे खान भी हैं, कुबिलाई खान भी हैं, इरक बोके भी हैं, ये सभी उसके बेटे हैं। तो मोंगे खान टोलुई खान के बेटे हैं। टोलुई खान जिसे पहले के समय पे अस्वीकार कर दिया गया था अपना लीडर मानने के लिए उस काउंसिल ने, अब उन्हीं के बेटे, टोलुई के बेटे मोंगे खान को उनकी मेरिट के आधार पे एक नेता चुना गया। हालांकि इसका भी विरोध किया गया, जैसे कि ओगेटाइट ने किया, चगताई खान्स ने किया। अब ओगेटाई कौन है? ये ओगेटाई वंश जो कि पहले से चलता आ रहा था, इसी की पीढ़ी चलती आ रही थी, तो कहा कि इसी के वंश को चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने विरोध किया, उस विरोध को सुना नहीं गया। चगताई खान्स ने भी विरोध किया कि हमारे वंश के किसी बेटे को क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन इसको भी नहीं सुना गया। तो तोलोई खान की तरफ अब जो है सत्ता आ चुकी थी, तोलोई खान के वंश की तरफ, उसके डिसेंडेंट्स की तरफ सत्ता आ चुकी थी। तो मोंगे खान जो है वो टोलोई के बेटे थे। पहले ओगेटाइट की तरफ चल रहा था, अब टोलोई की तरफ चल गया है। अब ये चीजें चल रही थी। मोंगे को कई सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने मोंगे के सत्ता में आने के बाद उनका वेलकम भी किया, चाहे वो चागटाइड हो, चाहे ओगेडाइड हो। इन लोगों ने कई लोगों ने उनको एक्नॉलेज किया कि ठीक है, इसको लीडर चुन लिया है तो ठीक है, इसको ही सही। कई लोगों ने जब विरोध किया तो जिनको विरोध किया उनको मोंगे ने मरवाया भी। जिन्होंने उनके खिलाफ कोई साजिश रची उन मंगोल एलाइट्स को एग्जीक्यूट किया गया। अब मोंगे को किसने कहा था कि मोंगे को पावर में आना चाहिए? मोंगे को नॉमिनेट किसने किया था? बातू खान ने। तो बातू खान को भी एक तरह से पावर में कुछ ना कुछ प्रलोभन तो था ही ऑब्वियसली। तो मोंगे खान ने अपनी पावर बातू खान के साथ शेयर करी। अब बातू खान कौन है? जोची खान के बेटे। तो जोची खान के बेटे बातू खान और टोलुई खान के बेटे मोंगे खान के बीच में अब सत्ता जो है कैसे भी करके शेयर हो रही है। दोनों, भले ही ग्रेट खान ये है और सुप्रीम लीडर ये है, लेकिन बातू खान की भी यहाँ पे चलती है, वो भी मोंगे को साथ दे रहा है और मोंगे के साथ अपनी सत्ता को चला रहा है। अब मोंगे खान एक सोबर और लो अबाइडिंग रूलर था, अच्छा व्यक्ति था, वो रिलीजियस टॉलरेंट था, कल्चरल सभी के रीजन और कल्चर की रेस्पेक्ट करता था।
उसने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज भी बनाई, कई मस्जिद बनवाई, कई क्रिश्चियन चर्च बनवाए अपनी राजधानी काराकोरम में, जिसकी वजह से उसे बहुत से लोग पसंद करते थे। उसके अलावा उसने कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करवाए अपनी सरकार को स्टेबलाइज करने के लिए, एक्सपेंसेस को कम करने के लिए। कई जगहों के टैक्स भी रिड्यूस किए उसने, और कुछ पोल टैक्स जो है उनको फिक्स किया। तो बेसिकली आम आदमी के लिए भी वो अच्छा कर रहा था। उसके अलावा उसने सेंट्रलाइज कंट्रोल जो है मॉनेटरी अफेयर्स के ऊपर, उसको इस्टेब्लिश किया, और एक एम्पायर वाइज सेंसस जो है 1252 में उसने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद उसने अपने भाई होंगलू और कुबलाई को, उसके भाई देखिए होंगाई और कुबलाई जो हैं, कुबलाई खान और होगलू खान, ये जो दो भाई हैं उसके, जो टुलोई के ही बेटे हैं और इसके सगे भाई हैं, उनको पर्शिया और चाइना का रूल स्टैब्लिश किया, दे दिया कि आप चाइना और पर्शिया के ऊपर रूल करो। किसको कहा? होगलू को कहा कि पर्शिया पे करो, और कुबलाई को कहा कि आप चाइना के ऊपर रेस्पेक्टिवली रूल कर लो। ठीक है, और साम्राज्य विस्तार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। कुबलाई ने डाली किंगडम को 1253 में कॉन्कर कर दिया और तिब्बत वाले क्षेत्र के ऊपर अपना दबदबा स्टैब्लिश किया, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। मंगोल फोर्स जो है वियतनाम में जीत हासिल नहीं कर पाई। वियतनाम आप कहेंगे वियतनाम तो काफी दूर हो गया, लेकिन ये आप देख लीजिए डाली किंगडम को 1253 में इधर से हरा दिया गया था, और यहाँ पे आगे चल के आपको तिब्बतीन किंगडम्स नजर आते हैं, उनके ऊपर भी इनका रूल हो गया था। और यहाँ पे नीचे की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे वियतनाम और ये, तो यहाँ पे वो अपना रूल स्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि मंगोलियंस की जो नेवी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंगोलियंस की जो कैवलरी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, उनकी घुड़सवार सेना बहुत ताकतवर थी, और उनकी स्ट्रेटजी भी बहुत ज़्यादा क्लियर थी। तो ग्राउंड के ऊपर मंगोलियंस को हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन नेवी उनकी इतनी सुदृढ़ नहीं थी, जिसकी वजह से जापान में भी इन्वेजन करने में उनको कुछ दिक्कतें हुई, और वियतनाम को भी वो फतेह नहीं कर पाए। उसके बाद मिडल ईस्ट और साउथ चाइना की तरफ कुछ और किंगडम्स को भी फतेह करना था। तो मोंगे के समय पे, मोंगे की लीडरशिप में ही 1253 और 1258 के बीच में कुछ मिलिट्री कैंपेन्स को अप्रूव किया गया, और मिडल ईस्ट और दूसरे क्षेत्रों की तरफ चागताई खान और जोची के जो वंशज थे, जिसमें कौन हैं जोची और चागताई की तरफ देखिए आप, वही आपके बातू खान हैं जोची की तरफ। उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि जाइए आप मिडल ईस्ट को जीतिए। मिडल ईस्ट में उस समय पर्शिया में और बगदाद की तरफ जो साम्राज्य थे, कैलिफेट्स थी, उन्होंने अस्वीकार कर दिया था मंगोलियंस की वैसाल स्टेट बनने के लिए, कि वो वैसाल नहीं बनेंगे, उनको किसी तरीके का पैसा नहीं देंगे, किसी तरीके का टैक्सेशन नहीं देंगे। तो बगदाद के ऊपर 1258 में एक बहुत बड़ा इन्वेजन हुआ, और बगदाद को पूरी तरह से सैक कर दिया गया। बगदाद जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी उस समय, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक थी। आज भी बगदाद आज उतना रिच और उतना बढ़िया शहर नहीं रहा इराक में, क्योंकि एक लंबे समय तक वहाँ पे आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके की विपदाएं रही हैं, स्थिति वहाँ पे सही नहीं रही है, जिसकी वजह से बगदाद आज भी इतनी बढ़िया स्थिति में नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट शहर है। तो बगदाद को सैक कर लिया गया और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। बड़े बड़े यहाँ पे मास किलिंग हुई, मसाकरे हुई, यहाँ पे लोगों को मारा गया, और एक के बाद एक शहरों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया। अयूबिड रूल जो सीरिया था उसको डिस्ट्रॉय किया गया, बगदाद को डिस्ट्रॉय किया गया, और एक के बाद एक यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से समय की मैं बात कर रहा हूँ। ये दूसरा जो अटेम्प्ट हुआ था, दूसरा समय 1207 से 1227 के बीच में जो इन्वेजन हुए, वो साम्राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। और उसके बाद धीरे धीरे कैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसको आप देखिए कि बगदाद के कहाँ कैसे कंट्रोल किया गया बगदाद पे। ये वाला जो समय है 1256 और 57 के बीच में, यहाँ पे और भी कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें बगदाद को डिस्ट्रॉय किया किसने? मंगोलियंस ने। मंगोल रूल को आप देखिए कि किस किस समय पे कौन कौन से अटैक हुए हैं। 1241 वाला ये समय चल रहा है, जिसमें ईस्टर्न यूरोप को टारगेट कर रहे थे, और उसके बाद मिडिल ईस्ट को जब टारगेट किया तो साम्राज्य कंटिन्यूसली विस्तृत होता रहा। अब मोंगे खान के समय पे बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए साउथ में, लेकिन अल्टीमेटली उसकी 1259 में 1259 में मृत्यु हो जाती है, जब वो चाइना के कॉन्क्वेस्ट के ऊपर ही होता है, उसी कैंपेन की तरफ होता है, और उस समय स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। मोंगे खान लास्ट ग्रेट रूलर माना जा सकता है अगर बात करें मंगोल्स की। उसके बाद एक नया खान अपॉइंट करना था, एक पावरफुल लीडर बनाना था, लेकिन उससे पहले स्थिति ऐसी आ गई कि अब कुरुक तलाई के सामने चुनौती थी कि हर कोई अपनी अपनी
चुनौती पेश कर रहा था कि मुझे भी खान बनना है, मुझे भी खान बनना है, मुझे भी लीडर बनना है। अब कुरुलतलाई जो है उसमें भी ऐसे लोग थे जो अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो स्थिति ऐसी आ गई कि सक्सेशन में कौन बनेगा, डिस्प्यूट हो गए, बहुत सारी सक्सेशन वॉर हुए। हुलुगु जो है उसने सीरिया की तरफ एडवांसमेंट करना शुरू किया और उसने ये सोचा कि चलो अब मेरी बारी है। जो भाई था भाई, किसका, मोंगे खान का भाई था हुलुगु खान, वो चाहता था कि वो शासक बने, लेकिन उसने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करके उसने अपना वो पेश किया। अब क्रूसेडर्स और मामलुक्स जो हैं वो भी ये समझ गए थे कि अब देखो ऐसा समय आ गया है कि इनके बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है और हमारे लिए ये सही टाइम है कि कैसे भी करके मंगोलियंस को यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि उन दोनों के लिए ही, भले ही क्रूसेडर्स और मामलुक्स आपस में लड़ रहे थे, चाहे पूरे क्रूसेडर्स कौन थे पहले तो आप ये समझिए कि क्रूसेडर्स वो लोग थे जो यूरोप से पोप के कहने पे मिडल ईस्ट में आके जेरूसलम के कंट्रोल को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम कैलिफेट्स के साथ लड़ाइयां लड़ रहे थे। इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की लड़ाई थी जेरूसलम को कंट्रोल करने के लिए, और एक नहीं कई सारी लड़ाइयां हुई, तकरीबन 11-12 बार लड़ाइयां हुई, जिसमें पहले 4 क्रूसेड्स इंपॉर्टेंट हैं। क्रूसेड्स बेसिकली वो धर्म युद्ध हैं जिसमें जेरूसलम का कंट्रोल हासिल करने के लिए यूरोपियंस ने इन इस्लामिक कैलिफेट्स के ऊपर आक्रमण किए थे। अल्टीमेटली इस्लाम की इसमें जीत होती है, जेरूसलम उनके ही कंट्रोल में रहता है। आज के समय भले ही जेरूसलम जो है वो किसके कंट्रोल में है, यहूदियों के कंट्रोल में है। और जेरूसलम को आप ये भी जानते हैं कि वो तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए एक पवित्र जगह है, पवित्र भूमि है, द होली सिटी ऑफ जेरूसलम इसीलिए उसे कहा जाता है। तीनों अब्राहमिक रिलीजन कौन से, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो उनके बीच में फाइट चल रही थी, लेकिन भले ही इस लड़ाई में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक दूसरे के विरोध में थे, और क्रूसेडर्स इस क्रिश्चियन थे, मामलुक्स जो हैं वो मुस्लिम थे, लेकिन दोनों को एक बात पता थी कि मंगोल उनका कॉमन दुश्मन है, मंगोलियंस को हराना बहुत जरूरी है, हमारी लड़ाई तो बाद में भी लड़ लेंगे हम। तो इसलिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। मामलुक्स ने 1260 में बैटल ऑफ इन जलुत में मंगोल आर्मी को हरा दिया। ये बड़ी बात थी, मंगोल आर्मी हारती नहीं थी किसी के सामने, उस समय इतनी बड़ी आर्मी थी और मामलुक्स उसको हरा पाते हैं। और यहाँ से एक हिस्टोरिक पॉइंट आता है कि वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मंगोलियन एक्सपांशन जो है मिडिल ईस्ट में रुक गया। अब इसके बाद नहीं, अब आप यहाँ देखिए, ये मामलुक सल्तनत थी, इसका सेपरेट इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे एक लड़ाई होती है किसके बीच में, यहाँ पे एक तरफ हैं आपके खानेट्स यानी कि कह सकते हैं मंगोलियन, और दूसरी तरफ है मामलुक सल्तनत जो कि दासों की, स्लेव्स की एक सल्तनत है। यहाँ पे उनके बीच में लड़ाई होती है और वो सल्तनत जीत जाती है और मंगोल हार जाते हैं। तो ये चीज होती है। अब मंगोल की हार तो इस साइड में 1260 वाली उस लड़ाई की हार से बहुत नुकसान नहीं पहुंचा उनको, बस उनका एक्सपांशन रुक गया मिडिल ईस्ट की तरफ, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, इजिप्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अरेबियन पेनिनसुला को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो सक्सेशन के लिए डिस्प्यूट चल रहा था वो तो कंटिन्यू ही था। मोंगे खान अपनी मृत्यु तक तो जो है लड़ाई लड़ रहे थे, और कुबलाई खान जो है वो भी कंटिन्यूसली कैंपेन में थे, चाइना की तरफ कैंपेन उनके चल रहे थे। उसके बाद अब अकीब बोके नाम का व्यक्ति, अकीब बोके कौन है, अकीब बोके देखिएगा एक और भाई है मोंगे खान का, अकीब बोके। ये व्यक्ति सिचुएशन का फायदा उठा के अपने आप को ग्रेट खान घोषित कर देता है, कहता है कि मैं हूं ग्रेट खान अब से, ठीक है। और उसके भाई तो अलग अलग कैंपेन में, और कुबलाई जो है मेनली लोग ज्यादातर कुबलाई को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अक्विबोक जो है अपने आप को ग्रेट खान का टाइटल देता है और कुबलाई की एब्सेंस में अपने आप को लीडर घोषित कर देता है। कुछ कुरुलताई जो काउंसिल के लोग जो थे वो उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे उसको सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे। अब उसके बाद होती है एक लड़ाई किस तरीके की, मंगोलियन सिविल वॉर जिसे आप कह सकते हैं, कि मंगोल के अंदर तख्त पे बैठने के लिए वॉर ऑफ सक्सेशन होता है और वो सिविल वॉर में बदल जाता है। सिविल वॉर में क्यों, क्योंकि एक तरफ तो होता है कुबलाई और दूसरी तरफ होता है अरिकबोके, दोनों के बीच में उस लीडरशिप के लिए लड़ाई होती है, जिसमें कुछ लोग कुबलाई को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अरिकबोके को सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली कुबलाई की जीत होती है और वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से सीज कर लेता है, पावर में आ जाता है, इस साउदर्न मंगोलिया उसके कंट्रोल में आ जाता है। हालांकि कुछ हिस्सा जो है बहुत लंबे समय तक अरिकबोके के पास में भी रहता है, और अरिकबोके के साथ अल्टीमेटली पावर स्ट्रगल उसके कंटिन्यूसली चलते हैं, चगताईज के साथ भी शुरू हो जाते हैं, और दूसरे खान भी जो हैं
दूसरे जो फैक्शंस के लोग हैं, चाहे वो आप कह दें किस किस के, ये जितने भी लोग हैं ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। कह देते हैं कि इसे भी पावर चाहिए, जोची खान के वंशज भी, चाहे ओगेटाई खान के भी, चगताई डांस के वंश के भी, टोलोई वंश के भी, सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद साम्राज्य का होता है विखंडन, यानी कि डिवीजन। और फिर ये तय करते हैं कि एक नहीं, साम्राज्य को 4 भागों में बांट लेते हैं और 4 भागों में बांटना ही हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि सब आपस में लड़ झगड़ते रहेंगे तो इंटरनल स्ट्राइफ तो होगी, ना साम्राज्य बचेगा, ना रूल करने के लिए कोई बचेगा, और एक्सटर्नल पावर्स जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मोंगे के बाद कुबलाई खान जो है वो मेनली सक्सीड करता है, भले ही बहुत सारे दूसरे लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन जो मेन खानेट थी, जो मेन हिस्सा था मंगोलिया वाला, जो राजधानी थी, वहाँ पे कुबलाई का रूल था। अगले 2 दशकों तक इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, अलग-अलग खान के बीच में, अलग-अलग लीडर्स के बीच में, चंगेज़ खान के वंशजों में ही ये लड़ाइयाँ चलती हैं। फिर राजधानी को भी शिफ्ट कर लिया जाता है, काराकोरम से राजधानी को बीजिंग वाले जो आज बीजिंग कहलाता है उस क्षेत्र में सब एस्टेब्लिश कर लिया जाता है कि भाई ये होगी राजधानी। फिर कुबलाई जो है एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है, जिसे युआन डायनेस्टी कह सकते हैं। चाइनीज़ युआन डायनेस्टी जो है वो कुबलाई खान ही एस्टेब्लिश करता है और वो कहता है कि ये वाला हिस्सा तो मेरा, बाकी हिस्से को अपने-अपने हिस्सों में बाँट लो। तो इस तरह से फिर चीज़ें होती हैं और साम्राज्य जो है वो 4 भागों में बढ़ जाता है। तो युआन डायनेस्टी वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो है, ये किसके पास बचता है? ये कुबलाई के पास बचता है और कुबलाई की मृत्यु होती है 1294 में। उसके बाद साम्राज्य को 4 खानेट्स में बाँट लिया जाता है, 4 खानेट्स बन जाती हैं। 4 खानेट कौन-कौन सी हैं? 4 खानेट आप देख लीजिए, खानेट ऑफ गोल्डन हार्ड, खानेट ऑफ ग्रेट खान्स की खानेट मतलब जो ओरिजिनल खानेट है, उसको खानेट ऑफ ग्रेट खान्स कहा जाता है। फिर इधर चगाताई खानेट्स का दबदबा होता है, तो वो इसको कंट्रोल करते हैं। इधर इल्खानेट्स का रूल होता है, पर्शिया वाले इलाके, तो वो इल्खानेट्स करते हैं। तो 4 भागों में बँट गए, आपस में अब कॉन्फ्लिक्ट होंगे। भले ही एक दूसरे का सम्मान करते थे ये लोग, लेकिन फिर भी इनके बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। भले ही संयुक्त रूप में ये मंगोलियन या मंगोल ट्राइब्स या मंगोलियन किंगडम के रूप में या एम्पायर के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन इनके बीच में अब कई सारे फ्रैक्शंस हो चुके थे। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है इस तरीके की, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ठीक है? ये किसमें थी? खानेट ऑफ ग्रेट खान्स में थी। इनकी राजधानी भी बन चुकी थी बीजिंग। अब आगे चल के कोई ऐसा नेता नहीं आया, कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो इतने बड़े मंगोलियन एम्पायर को कंट्रोल कर सके और एकजुट रख सके, यूनिफाइड कर सके फिर से। ऐसी कोई ताकत आई नहीं बाद में। तो इससे क्या हुआ कि साम्राज्य है उसका विखंडन हो गया, उसका डिवीजन हो गया और डिवीजन होने के बाद ऑब्वियसली साम्राज्य कमज़ोर तो होगा ही। युआन डायनेस्टी जो है वो 1368 में मिंग डायनेस्टी के द्वारा ओवरथ्रो कर दी जाती है। अब ये मिंग डायनेस्टी की मैं बात करूं 1368 में, तो ये देखिए युआन डायनेस्टी है, इसके बाद आपको मिंग डायनेस्टी नजर आती है। ये 1368 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसको ओवरथ्रो कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोल्डन हॉर्डे वाली जो डायनेस्टी है, ये रहती है ईस्टर्न यूरोप में 15वीं शताब्दी तक। उसके बाद ये भी फ्रैगमेंटेड हो जाती है। कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? गोल्डन हॉर्डे, ये लास्ट तक रहती है। अगर मंगोलियंस की सत्ता की बात करें तो वो लास्ट तक गोल्डन हॉर्डे में रहती है। इधर वाला हिस्सा जो है उसको चाइनीज डायनेस्टीज जो है वो कंट्रोल करने लगती हैं और चाइनीज डायनेस्टीज में भी कौन सी? मिंग डायनेस्टी। उसके बाद साम्राज्य के अगर हम बात करें डिवीजन की, तो रंप स्टेट जो बनते हैं उनके बाद बेसिकली साम्राज्य का विखंडन होने के बाद छोटे छोटे जो रंप स्टेट बचते हैं, उसमें आप अगर आप बात करें तो उसका विखंडन क्यों होता है? एक तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इंटरनल स्ट्राइफ, एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन साथ ही साथ ब्लैक डेथ भी आती है। ब्लैक डेथ प्लेग जो था उस समय 13th सेंचुरी के और 14th सेंचुरी के बीच में जो आता है, ईस्टर्न यूरोप, यूरोप और सेंट्रल एशिया, बहुत सारे हिस्सों में मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते हैं। उसका नुकसान ना केवल इसको पड़ता है मंगोल साम्राज्य को, बल्कि दुनिया भर के बड़े-बड़े साम्राज्यों को नुकसान पहुंचता है उस समय इसका। तो उसका डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट जो है वो इसके ऊपर भी पड़ा, ट्रेड के ऊपर भी पड़ा, बहुत सारे लोग भी मारे गए, जिसकी वजह से साम्राज्य और कमज़ोर पड़ गया। फिर गोल्डन हॉर्डे हुआ, चागताई हुआ या इकानेट हुआ, ये सारे के सारे खानेट्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए और कमज़ोर पड़ने के बाद धीरे-धीरे दूसरे जो लोग थे, जो कि उस पावर वैक्यूम को भर सकते थे, वो आए और उन्होंने अपने-अपने स्टेट्स, अपने-अपने किंगडम्स को आज़ाद करा लिया। अपने-अपने क्षेत्र को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने अपने, जिसके पास थोड़ी ऑटोनॉमी थी, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें हुई। फिर उसके बाद तैमूर या तैमूरलैंग जो है, वो व्यक्ति जिसने भारत के ऊपर भी अटैक किया था, आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत पीरियड में। तो वो तैमूरलैंग जो है
वो चगताई खानेट्स को आगे कमज़ोर कर देता है और उसके बाद वो इवेंचुअली कोलैप्स हो जाती है। इस तैमूरलैन की फैमिली से आगे चल के मुग़ल सल्तनत भी आती है, जो भारत में भी आती है। मुग़ल डायनेस्टी जो है वो इस तैमूर की ही फैमिली से थी। तो चगताई डायनेस्टी से तैमूर से दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे मुग़ल डायनेस्टी को, तो वो एक तरफ से तो तैमूर की फैमिली से थी और दूसरी तरफ से चंगेज़ खान की फैमिली से थी। तो दोनों की तरफ से मुग़ल आते हैं, बाबर उसकी तरफ से आता है और फिर भारत में वही अटैक करता है 1526 में, जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है। तो उसके बाद भारत में मुग़ल हुकूमत इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, मुग़ल एम्पायर। उसके बाद धीरे धीरे ये खानेट्स जो हैं वो छोटे छोटे किंगडम्स में इस्टेब्लिश हो जाती हैं और छोटे छोटे साम्राज्य बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे किंगडम बन जाते हैं और ये जो इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी हम बात कर रहे थे उसका विखंडन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। अब एक बात आपके मन में आती होगी और बहुत लोग रिसर्च भी करते हैं कि भाई मंगोल इतने ताकतवर थे और दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा उन्होंने जीता, सेंट्रल एशिया ईस्टर्न यूरोप तक पहुंच गए, वो भारत को क्यों नहीं इन्वेट किया? सबसे बड़ा रीजन है इसका जियोग्राफिकल बैरियर्स। हिमालयन माउंटेन्स अगर नॉर्थ की तरफ से देखें तो उस साइड से भारत को फतेह करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे भारत के ऊपर इन्वेजन तो और भी हुए हैं, जैसे हिंदू कुश की पहाड़ियों से उस साइड से जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ से अटैक किया जा सकता है। लेकिन उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि वो भारत के साथ जब उस समय दिल्ली सल्तनत का पीरियड चल रहा था तो दिल्ली सल्तनत के साथ उनके कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे और वो डिप्लोमेसी से उन चीज़ों को, ट्रेड को या बाकी चीज़ों को हैंडल कर लेते थे, उनको लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चंगेज़ खान के समय पे जब मैं ख्वारिज़मी साम्राज्य के बारे में आपको बता रहा था, तभी भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि चंगेज़ खान की ऐसी मंशा नहीं थी कि वो ख्वारिज़मी साम्राज्य को डिस्ट्रॉय करे या ख्वारिज़मी साम्राज्य को फतेह करे। लेकिन ख्वारिज़मी साम्राज्य ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट नहीं किया तो इसलिए उसने अटैक किया। इवन चंगेज़ खान की बेइज्जती भी करी, उसके एनवॉय को लूटा, उसके एनवॉय को, उनके एम्बेसडर्स को मारा भी, एग्जीक्यूट भी किया और उनके बाल काट दिए। ये सब चीज़ें जब करी तो उसकी वजह से उन्होंने ख्वारिज़मी साम्राज्य के ऊपर अटैक किए। भारत के किसी भी शासक ने उस समय दिल्ली सल्तनत पीरियड में, अगर हम बात करें चाहे शुरुआती समय पे जो रूलर्स थे, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें मंगोल्स के साथ कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें, खिलजी डायनेस्टी, और इन्होंने चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया। हम इसके बारे में कभी बात भी करेंगे कि मंगोल्स को किस तरह से भारत की तरफ आक्रमण होने से दिल्ली सल्तनत पीरियड का क्या रोल रहा और उन्होंने क्यों नहीं अटैक किए। उसके बाद मिलिट्री चैलेंज भी थे कि भारत उस समय पूरी तरह से यूनाइटेड तो था नहीं, कई सारे यहाँ पे किंगडम थे, छोटे मोटे किंगडम और सल्तनत थी, सबको अलग अलग करके इन्वेट करना पड़ता। सबको अलग अलग करके इन्वेट करने में काफ़ी सारा उनका समय जाता, काफ़ी सारी उनकी एनर्जी जाती और उनके लिए, उनकी मंगोल आर्मी के लिए एक ये डॉन्टिंग टास्क होता। इससे अच्छा वो किसी बड़े किंगडम की तरफ अटैक करें, किसी बड़े साम्राज्य की तरफ इन्वेट करें ताकि उनको ज़्यादा फायदा हो। और मेन एक चीज़ ये भी थी कि उनको सिल्क रूट वाले रास्ते के ऊपर पूरा कंट्रोल करना था। सिल्क रूट वाला जो रास्ता था वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था और सिल्क रूट वाला रास्ता जो है वो यहाँ से था, ये वाला जो क्षेत्र था ये था। तो इस क्षेत्र को उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल किया और भारत वाला जो क्षेत्र है उसके ऊपर उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। अब बात करते हैं कि ये साम्राज्य जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिग्यूअस साम्राज्य बना, इसकी मिलिट्री में ऐसा क्या दम था और ऐसे क्या मिलिट्री टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते थे कि ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, बाकी लोग इनके सामने टिक नहीं पाए। तो इसका भी रीज़न जानते हैं। एक, इनके पास स्किलफुल हॉर्स आर्चर्स थे, बहुत अच्छे हॉर्स आर्चर्स थे इनके पास, और ये अपनी मिलिट्री को, जो वॉरियर्स थे उनको रिक्रूट करने के समय बहुत ध्यान रखते थे। कॉन्क्वर्ड लैंड जो होती थी, जहाँ जहाँ पे ये चीज़ों को जीत लेते थे, वहाँ की टैक्टिक्स को साथ लेके चलते थे, वहाँ की टेक्नोलॉजी को ये अपने साथ लेके चलते थे। जैसे गन पाउडर का इस्तेमाल चाइना में होता था तो गन पाउडर के स्पेशलिस्ट को ये अपने साथ लेके गए और सेंट्रल एशिया में गन पाउडर का इस्तेमाल किया। सेंट्रल एशिया में बहुत से लोग जानते ही नहीं थे गन पाउडर को, तो इन्होंने इस्तेमाल किया, तो बारूद का इस्तेमाल करने से इनको जीत हासिल हुई। लेकिन इनके साथ ये जो सुपीरियर इंटेलिजेंट लोग थे, इंजीनियर्स वगैरह थे, जो इनके लिए मशीनरीज वगैरह बनाते थे, उनको प्रमोट करते थे, ध्यान रखते थे उनका, उनको अपने साथ रखते थे। साथ ही साथ बहुत सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि ये टैक्टिक्स देखिए, फैबियन टैक्टिक्स, जिसमें ये आर्मी को इस तरह से रखते थे कि इस आर्मी का घेराव ना किया जा सके। एक, जैसे ये आर्मी एकदम सीधी आ रही है, अब इस आर्मी का इधर से घेराव किया जा सकता है, ये आर्मी इधर से जाए, इसका इधर से घेराव किया जा सकता है। इस आर्मी का घेराव करने के लिए ये आर्मी अगर इधर से आएगी तो ये लोग उसको टारगेट करेंगे। तो फैबियन टैक्टिक्स की वजह से इनकी आर्मी का घेराव करना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन सा था। उसके बाद इनका एक काराकोल टैक्टिक था, ये बहुत कमाल का टैक्टिक था।
कि ये इधर से देखिए, ये एक घोड़ा आता है, ये है मान लो सबसे पहले, ये इनके ऊपर अटैक करता है, फिर ये इधर से भागता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, ये पीछे वाला अटैक करता है, कंटिन्यूसली एक अटैक जो है वो चलता रहता है, सर्कुलर चलता रहता है, चलता रहता है, जिससे क्या है कि इन लोगों को तो 1 मिनट का आराम नहीं मिल रहा। और ये व्यक्ति जो है ये अपना काम करा, 10 इसने तीर मारे, ये घूम के राउंड करेगा, पीछे वाला मारेगा, तो कंटिन्यूसली इस तरीके से राउंड कर करके काराकोल टैक्टिक्स के थ्रू ये लड़ाइयां लड़ते थे। इन एनिमी को पूरी तरह से समझ में नहीं आता था कि वो किसको टारगेट करे और कैसे टारगेट करे। ओपन एंड टैक्टिक, जिसमें ये क्या करते थे, चारों तरफ से अपनी आर्मी को इस तरह से फैला देते थे और घेर लेते थे, इनसर्कल कर लेते थे दूसरी दुश्मन आर्मी को, तो घेर के घेराबंदी करके दुश्मन की आर्मी को मारते थे। उसके अलावा फ्राइड एंड रिट्रीट टैक्टिक, कुछ लोग यहाँ जाते थे, अटैक किया, घायल वायल हुए, भाग गए, पीछे से दूसरे आ गए, तो मार के भाग जाओ वाली टैक्टिक्स। अटैक करो, स्पीड से अटैक करो, फिर भागो, दूसरों को अटैक करो, तो बेसिकली इस तरह से चीज़ें होती थी। और इनके जो तीर कमान और इनके जो धनुष थे, छोटे छोटे धनुष लेके स्पीड से रन करते करते ये घुड़सवारी करते हुए मारते थे लोगों को। इस तरह से इनकी चीज़ें चलती थी। इनकी मोबिलिटी, स्पीड और बहुत कमाल की थी, बहुत स्पीड से ट्रैवल करते थे और दूर दूर तक ट्रैवल करने की एबिलिटी थी इनमें, ये एजिलिटी थी इनमें, ये बेसिकली आप कह सकते हैं। तो बहुत कमाल के इनके मिलिट्री टैक्टिक्स थे, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनको सक्सेस हासिल हुई मंगोलियन आर्मी के टैक्टिक्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। अगर इनकी नेवल पावर की बात करें तो इन्होंने चाइना का कॉन्क्वेस्ट अपनी नेवल पावर का इस्तेमाल किया है उसमें, लेकिन जापान जो कि पूरी तरह से समुद्र के अंदर बसा हुआ है, तो उसके ऊपर जब इन्होंने कैंपेन किए तो इनको काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, ईस्ट की तरफ जाएं, वियतनाम वाले क्षेत्र की तरफ भी जिन्होंने अटैक किया तो उसमें इनको सक्सेस हासिल नहीं हुई। तो बेसिकली कह सकते हैं कि नेवी उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी कि इनकी ग्राउंड फोर्सेस थी। उसके अलावा इनकी जो एडल्ट मेल जो थे, जो एलिजिबल हुआ करते थे, जिनको चुना जाता था आर्मी के लिए, उनमें एक वॉरियर ट्रेडिशन नज़र आता था। वॉरियर ट्रेडिशन बेसिकली अगली पीढ़ी को, उनके लोग जो थे, पिछली पीढ़ी के लोग जो थे, वो तैयार करते थे, उनको मिलिट्री टैक्टिक्स समझाते थे, बचपन से ही उनको तैयार किया जाता था कि उनको बड़ा होकर योद्धा बनना है। तो ये एक कमाल की इनके अंदर क्षमता थी, एक अच्छे योद्धा बनने की क्षमता इनके अंदर हुआ करती थी। फाइनली बात करते हैं इनकी लेगेसी की, कि मंगोल्स की लेगेसी क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिजियस एम्पायर ह्यूमन हिस्ट्री का इन्होंने इस्टेब्लिश किया, चंगेज खान की लीडरशिप में उस साम्राज्य की नींव रखी गई। ये अपने आप में एक लेगेसी है कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना, इतने ब्रूटल टैक्टिक्स और अनस्टॉपेबल होने की वजह से दुनिया भर के कई साम्राज्यों के बीच मन में तो उन्होंने डर डाल दिया, और कई लोग तो इनके सामने लड़ाई करने से पहले ही हथियार डाल देते थे, सरेंडर कर देते थे। वैसाल बनने के लिए तैयार थे कि हम पे अटैक मत करना, हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मत करना, तबाह मत करना, हम आपके वैसाल स्टेट बनने के लिए तैयार हैं, आपका आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की ब्रूटैलिटी थी और इस तरीके के मर्सीलेस थे ये मंगोलियंस, कि इनसे लोग डरते थे। इवन कई लोग तो इस तरह से डरते थे कि उनके मन में भय होता था कि मंगोल्स उनके ऊपर इन्वेजन कर सकते हैं, भले ही उनके ऊपर कभी किया ही ना हो, मंगोल्स ने कभी किया ना हो और आगे करने की भी मंगोलियंस की इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी उनके मन में इस तरीके का डर रहता था। इस तरीके से चीज थी। तो यूरोप से एशिया तक इनका साम्राज्य स्ट्रेचेज था, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में ट्रेड स्टैब्लिश होना, उनके बीच में कल्चरल ट्रांसमिशन होना, वो भी सब चीज़ें एकदम होने लग गई। उन साम्राज्य, जिन दो साम्राज्यों के बीच में मान लो कुछ ट्रेड नहीं होता था या किसी भी तरीके का कोई व्यवहार नहीं था, दोनों के बीच में कोई लड़ाइयाँ थी, जब दोनों साम्राज्यों को आपस में मिला दिया, मान लो यहाँ पे एक साम्राज्य था, यहाँ पे एक साम्राज्य था, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टकरार था, लेकिन जब दोनों को ही जीत लिया तो मंगोल का पार्ट बन गए, तो उनके बीच में इंटरनल ट्रेड वगैरह ये सब चीज़ें होने लग गई। तो ये भी एक मंगोलियंस की लेगेसी है। और फिर उसके बाद ये 14वीं सेंचुरी में तो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या डिसइंटीग्रेट हो गया या कोलैप्स हो गया। तो यूनाइटेड मंगोल साम्राज्य जो कि आप देख रहे हैं एशिया यूरोप के इतने बड़े हिस्सों के ऊपर फैला हुआ था, और इसका 15वीं सेंचुरी आते आते यहाँ पे गोल्डन हॉर्ड वाला जो क्षेत्र है वो भी इनके हाथ से चला गया और मंगोलियंस का अंत हो गया, कोलैप्स हो गया। चंगेज खान को ईस्टर्न यूरोप में, मिडल ईस्ट में या कहीं पे भी आप देखेंगे तो एक विलेन के तौर पे देखा जाता है, लेकिन मंगोलिया में उनको हीरो की तरह देखा जाता है, और मंगोलिया में बड़े बड़ा उनके स्टेच्यूज वगैरह बने हुए हैं।
तो चंगेज़ खान की एक बड़ी लेगेसी है। मंगोलिया के लोग प्राउड फील करते हैं उस पे कि हमारे एक रूलर ने दुनिया को फ़तेह किया। और ईस्टर्न यूरोप या बाकी वो जगह जहाँ पे ब्रूटैलिटी से चंगेज़ खान ने लोगों को मारा, वहाँ के लोग उसे विलेन के तौर पे ही देखेंगे ऑब्वियसली, कि बहुत से निर्दोष लोग भी मारे गए। जब साम्राज्यों को जीता गया, फ़तेह किया गया, तो बहुत से निर्दोष लोगों को भी मौत के घाट उतारा गया। बड़े-बड़े मसाक्रेस हुए। मंगोल लोग बहुत ज़्यादा ब्रूटल और मर्सीलेस थे। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ-साथ सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएँगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएँगे। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज़ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत एप्रोप्रिएट प्राइस में आपको ये कोर्सेज़ मुहैया कराए जाते हैं। इन कोर्सेज़ में आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ-साथ नोट्स और उनके टेस्ट भी दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी घर बैठे कर सकें और अपना आकलन भी कर सकें। साथ ही चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो तो मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपका कोई सजेशन हो तो उसका भी मोस्ट वेलकम है। सो सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ भी आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू नेक्स्ट क्लास।